हर कोई जानता था कि फायरलीस संप्रदाय ने गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए लूनर ट्रू फ्लेम और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन का इस्तेमाल किया था। प्राचीन युग के बाद केवल फायरलीस संप्रदाय के पास गुप्त खजाने को परिष्कृत करने की क्षमता थी। इन दो वस्तुओं के कारण इसकी बहुत संभावना थी। अर्जुन देव को हमेशा से गुप्त खजाने को परिष्कृत करने में बहुत रुचि थी। स्वाभाविक रूप से वो अपने सामने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन और लूनर ट्रू फ्लेम को जाने नहीं दे सकता था। हालांकि वे असली सौदा नहीं थे, फिर भी वे बहुत मूल्यवान थे। हालांकि अर्जुन देव को एक मुश्किल स्थिति में रखा गया था कि चंद्र ट्रू फ्लेम के 4 गुच्छों को कैसे संरक्षित किया जाए। कढ़ाई से निपटना आसान था, वो इसे यूनिवर्स रिंग में स्टोर कर सकता था। हालांकि वो यूनिवर्स रिंग में शुद्ध ऊर्जा संग्रहित नहीं कर सकता था, इससे गठन रेखाओं का संतुलन टूट जाएगा। आग की लपटों को संग्रहित करने के लिए एक विशेष शोधन की आवश्यकता होगी। यदि ये एक यांग प्रकृति की लॉ होती तो अर्जुन देव इसे निगलने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग कर सकते थे। हालांकि लूनर ट्रू फ्लेम एक चरम यिन लॉ थी। यिन और यांग का विलय करना मुश्किल था। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन देव ने अपनी चेतना सागर से अपनी आध्यात्मिक इंद्री को बाहर निकाला। उन्होंने पहले इस सफेद लॉ की प्रकृति का पता लगाने का फैसला किया। उनकी आध्यात्मिक भावना एक पतली फिल्म में बदल गई और लॉ के चारों ओर लिपटी हुई। अर्जुन देव ने लॉ की आंतरिक संरचना की सावधानीपूर्वक जांच की। सूं! इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी आध्यात्मिक इंद्री से लिपटी लॉ उनके माथे पर कपड़े की नीली पट्टी से होकर गुजरी और उनकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। चेतना के विशाल और असीम सागर में सफेद लौ का एक किनारा लाल रंग के सिंहासन के बगल में चुपचाप तैर रहा था। ये मंद सफेद लौ थी। अर्जुन देव चौंक गया। फिर उसने एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना के सागर में लौ को संग्रहित करने की क्षमता हो? मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे बुला सकता हूं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना के सागर में सफेद लौ को महसूस किया। एक विचार के साथ लौ तुरंत उसके माथे के निशान से उड़ गई। एक और विचार के साथ लौ एक सौ ध्वनि के साथ लौट आई। इस बार इसके चारों ओर कोई आध्यात्मिक भावना नहीं थी। उसके माथे पर कपड़े की नीली पट्टी आग से आधी जल चुकी थी और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। स्वाभाविक है कि अर्जुन देव को इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत कार्यवाही की और सफेद लौ के अन्य 3 गुच्छों को अपनी चेतना के सागर में रख दिया। सभी लपटों को अपनी चेतना के सागर में जमा करने के बाद अर्जुन देव ने कपड़े की एक और नीली पट्टी निकाली और अपने माथे के चारों ओर बांध लिया। भूम! जैसे ही अर्जुन देव ने पट्टी बांधी, उसके पीछे से एक जोरदार चीख निकली। एक मोटी आकृति तेजी से पीछे से कूदी और अप्रस्तुत अर्जुन देव पर मुक्का मारा। मुट्ठी की हवा हवा में कंपन कर रही थी, जिससे एक क्रूर शॉक वेव पैदा हुआ था। जैसे ही ये हवा के खिलाफ रगड़ता था, इसने एक भेदी ध्वनि उछाली। हमला इतना तेज था कि इसने अर्जुन देव को चकमा देने या अपनी तलवार खींचने का समय नहीं दिया। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे पड़ गए और उनके शरीर की सभी हड्डियां चटक गईं। फिर वो मुड़ा और मुक्का मारा। बैंग! हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। विद्यावीर, जिसने चुपके से हमला किया था, जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। उसका पूरा दाहिना हाथ मांस के पेस्ट के ढेर में बदल गया था, जो जमीन पर कमजोरी से लहरा रहा था। विद्यावीर का दाहिना हाथ पूरी तरह से अपंग हो गया था। ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने अपने दर्द भरे चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। विद्यावीर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूरी ताकत की हड़ताल, जिसमें लगभग 20,000 किलोग्राम बल और एक गुप्त हमला था जिसे उसने लंबे समय से तैयार किया था, एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी से हाल जाएगा। जैसे ही विद्यावीर उठकर भागने वाला था, उसकी गर्दन पर 2 तलवारें रखी गईं। ये अर्जुन देव चांदी के बख्तर वाले योद्धा को नियंत्रित कर रहे थे, जिससे उन्हें भागने से रोका जा रहा था। मुझे मत मारो, मेरा हाथ अपंग हो गया है, मैं पहले से ही आधा अपंग हूं, अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा। अपने बाएं हाथ को अपंग करो और तुम रगड़ सकते हो। विद्यावीर जब ये सुना तो दंग रह गया। दोनों हाथों को अपंग करने से वो अपंग हो जाएगा। जिस खेती को उन्होंने 10 साल से अधिक समय से कड़ी मेहनत से खेती की थी, उसे खेती के मार्ग को अलविदा कहना पड़ेगा। जब विद्यावीर ने अर्जुन देव के अधीर भाव को देखा तो उन्होंने एक निर्णायक अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपने सार को अपने बाएं हाथ में प्रसारित किया और अपनी बाह में सभी मेरिडियन को तोड़ दिया।
जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उन्होंने विद्यावीर को नजरअंदाज कर दिया। उसने चांदी के बख्तरबंद योद्धा को अपनी तलवार छोड़ने का निर्देश दिया। जिस क्षण से अर्जुन देव ने चुपके से हमला किया, उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए था। डोंग 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 डोंग। अर्जुन देव के पीछे पीछे मार्ग तक जाने वाले 10 कृषक दौड़ पड़े। उन्होंने विद्यावीर की बाहों को अपंग देखा। उन सभी ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। विद्यावीर, उसके हाथ अपंग क्यों हैं? ऐसा लगता है कि उसने अपने बाएं हाथ को खुद अपंग कर लिया है। वह डोंगमिंग प्रांत के कुछ विशेषज्ञों में से एक हैं। कौन उसे ऐसी स्थिति के लिए मजबूर कर सकता था? उसके दाहिने हाथ के घावों को देखो। यह स्पष्ट है कि शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता में वह अपने प्रतिद्वंदी की शारीरिक शक्ति से पूरी तरह से दबा हुआ था। वास्तव में यह मजबूत कौन है? जब उन्होंने अपनी निगाहें रिफाइनरी में मौजूद अर्जुन देव की ओर घुमाईं, तब सभी ने तुरंत बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जवाब स्पष्ट था। उन्हें ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को जल्दी से दूर ले जाना पड़ा। अन्यथा जब आर्क किंग और अन्य लोग पहुंचे तो ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को दूर ले जाना मुश्किल होगा। वास्तव में जमीन पर पूर्ण गुप्त खजाने हैं। इसके अलावा इनमें से काफी कुछ हैं। हमने इस बार हत्या की है। हा हा हा। बीच में एक ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन प्रतीत होता है। ये निश्चित रूप से सबसे मूल्यवान है। गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए ये एक आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद सभी को रिफाइनरी में स्थिति का पता चला। वे सभी उत्साह से चिल्लाने लगे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें टूटे हुए गुप्त खजाने के ढेर के बीच कई संपूर्ण गुप्त खजाने मिले। आमतौर पर वे शायद ही कभी सीक्रेट ट्रेजर देखेंगे। हालांकि वे इनमें से कुछ को खोजने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन की ओर भागने में संकोच नहीं किया। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उनके हाव भाव बदल गए। उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगाई। कढ़ाई के मुंह पर मजबूती से उतरा। का बर्फ सफेद लूनर शैडो कृपाण को हुआंग डांग ध्वनि के साथ खींचा गया था। किलिंग क्यू को उसके पूरे शरीर से मुक्त कर दिया गया जब अर्जुन देव ने नीचे की भीड़ को भावहीन रूप से देखा। ये चेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से नीचे आ जाओ। तुम्हें पहले ही ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन में लूनर ट्रू फ्लेम को दूर ले जाना चाहिए था। इतना लालची मत बनो और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को दूर ले जाने के बारे में सोचो। यह सही है। हालांकि आप मजबूत हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक मैच नहीं है। जब नीचे के लोगों ने अर्जुन देव को कढ़ाई के मुंह पर खड़ा देखा तो वे सभी उन्हें पीटने लगे। जो लोग इस ऑपरेशन में भाग ले सकते थे वे कमजोर नहीं थे। विद्यावीर के दुखद अंत ने उन्हें डराया नहीं, चाहे अर्जुन देव कितने भी मजबूत क्यों न हो। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि अगर उनके पास नंबर भी थे तो अर्जुन देव का मुकाबला उनके लिए नहीं होगा। उसके साथ बकवास करना बंद करो। आइए एक साथ हमला करें और इस आदमी को मार डालें जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता। संयोग से हम उस पर गुप्त खजाने और लूनर चांद लॉ को विभाजित कर सकते हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, कुछ साहसी और कुशल लोगों ने हमला करने की पहल की। जल्द ही 10 विषम उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने उसी का अनुसरण किया। सभी प्रकार की देदीप्यमान तलवार क्यू और कृपाण क्यू हत्या क्यू के साथ मिल गईं और चारों दिशाओं से बढ़ गईं। अर्जुन देव के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसने उदास होकर कहा, कितना लापरवाह! यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो संख्या रखने का क्या मतलब है? वुकई क्यू में बदल जाता है। अर्जुन देव चिल्लाया और फिर प्राचीन दिव्य वुकई वृक्ष अचानक से प्रकट हुआ। फिर यह घने बैंगनी कृपाण क्यू के किश्तों में बदल गया और आसपास में बिखर गया। डैंग डैंग। अत्यधिक घनी तलवार क्यू अत्यंत शक्तिशाली थी। अत्यधिक घनी तलवार क्यू ने एक पल में तलवार क्यू के अधिकांश हिस्से को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इसकी गति कम नहीं हुई, क्योंकि ये बिजली की रोशनी के साथ भीड़ की ओर बढ़ती रही। तलवार क्यूई की कुछ किस्में जाल से बचने में कामयाब रहीं। हालांकि अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई और कृपाण की रोशनी से टिमटिमाते हुए इन कृपाण क्यूई को आसानी से अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन देव कढ़ाई के ऊपर खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वे बहुत आराम से लग रहे थे। कृपाण तकनीक जिसमें एक राज्य होता था, वो ऐसा कुछ नहीं था जिसे ये लोग अवरुद्ध कर सकते थे। भयानक और घने बैंगनी कृपाण क्यूई ने तुरंत सभी के गठन को बाधित कर दिया। तलवार क्यूई ने कई लोगों के सुरक्षात्मक सार को फाड़ दिया। उनके शरीर पर भयानक घाव दिखाई दिए, जिससे उनका काफी खून बहने लगा। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उनकी तेज आध्यात्मिक भावना ने 3 लोगों को पीछे से तेजी से उड़ते हुए पाया। उन्होंने क्यूई को मारने का उत्सर्जन किया और अपने हथियारों को उसकी पीठ पर तान दिया। क्यूई ने वुकुई को तोड़ दिया। हवा में बचे हुए बैंगनी क्यूई बर्फ सफेद चंद्रछाया कृपाण पर एकत्र हुए। अर्जुन देव ने मुड़कर बिजली की गति से काट दिया। क्या है? इसके अलावा सीए, इसके अलावा सीए। 3 मधुर आवाजें सुनाई दीं। अर्जुन देव की अत्यंत घनी कृपाण से तीनों लोगों के हथियार टूट गए। कृपाण पर एकत्रित ऊर्जा अंतहीन रूप से बढ़ गई।
अर्जुन देव चिल्लाया और बैंगनी रंग की चमकती कृपाण फट गई। जैसे ही शॉक वेव बढ़ी, वे पीले पड़ गए। उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण पकड़ी और गर्व से वहीं खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर और कठोर थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप जमीन पर मौजूद गुप्त खजाने को उठा सकते हैं, हालांकि ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन पर कोई डिजाइन नहीं है, नहीं तो आपको पहले मेरे हाथ में कृपाण मांगनी होगी। दबंग ब्लेड ने सीधे तौर पर अखाड़े में सभी को चौंका दिया। वे सभी जो कर रहे थे उसे रोक दिया और एक पल के लिए अखाड़ा बेहद शांत था। कितना घमंडी! मैं पार्थिव, देखना चाहता हूं कि आप कितने मजबूत हैं। भीड़ से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी। सफेद वस्त्र पहने एक किसान, जिसके पास 7 फुट लंबी तलवार थी, भीड़ से उड़ गया। उसकी तलवार ने नृत्य किया, जिससे प्रकाश और छाया की एक श्रृंखला बन गई। होंग युंडू का शरीर हवा में इधर उधर लहरा रहा था। उसकी हरकतें अनियमित थीं, जिससे दूसरों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल था। पलक झपकते ही वो मुड़ा और अर्जुन देव पर 100 से अधिक तलवार की रोशनी भेजी। उसके चारों ओर सफेद बादल छा गए। इस व्यक्ति ने बादलों की स्थिति को समझ लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तलवार तकनीक इतनी अनियमित थी। इसमें उस समय के मुरोंग चोंग का एक आकर्षण था। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। बिजली की रोशनी उसके शरीर के चारों ओर टिमटिमा रही थी, जिससे विशाल रिफाइनरी रोशन हो रही थी। बीच बीच में हवा में बिजली कड़क उठती थी। अपने सामने हजारों तलवार की रोशनी देखकर अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी कृपाण को अपने सामने रखा, जबकि उसने जल्दबाजी में हमला किया। पहले तो अर्जुन देव अभी भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे तेज हो गया। फिर वो इतना तेज हो गया कि कोई भी उसके बाद की छवियों को देख भी नहीं सकता था। डांग, 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 हथियारों के टकराने की आवाजें गूंज उठीं। कभी कभी तलवार क्यूई और कृपाण क्यूई अर्जुन देव के चारों ओर भिड़ गए। उन्होंने तीव्र विस्फोट किए, जिससे हवा में मंथन हुआ। हजारों बादलों के बीच पार्थिव की आकृति अभी भी पहले की तरह अनियमित थी, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति और भी चिंतित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि किसी समय में जिसने मूल रूप से हमला करने की पहल की थी, वो अर्जुन देव का बन गया था। अब उसे बचाव करना था। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से वहीं खड़ा था जहां वो था, एक भी कदम नहीं हिला रहा था। हालांकि भले ही वो बाद में चले, लेकिन वो पार्थिव की आभा को पूरी तरह से दबाते हुए पहले पहुंचे। जैसे ही दूसरे पक्ष की कृपाण नजदीक आई, पार्थिव को लगा कि इसे रोकना और भी मुश्किल है। पार्थिव के चेहरे से पसीना टपक पड़ा। उनके मूल रूप से अनियमित आकृति ने धीरे धीरे एक ओपनिंग का खुलासा किया, तोड़ दिया। अर्जुन देव की आंखों से अचानक एक तेज रोशनी निकली। वो चिल्लाया और उसकी कृपाण की नोक से एक चमकती बिजली की रोशनी निकली। अर्जुन देव ने अपनी कमर घुमाई और कृपाण से वार किया। बिजली की रोशनी में तेज बल ने उस तलवार को एक तरफ गिरा दिया, जिसे पार्थिव सिर्फ एक छूने से अवरुद्ध करने के लिए उपयुक्त था। कृपाण की गति कम नहीं हुई, क्योंकि यह आसानी से पार्थिव के सुरक्षात्मक सार को तोड़ देता था और उसकी छाती पर एक बड़ा घाव छोड़ देता था। पार्थिव बुरी तरह चिल्लाया और आसमान से गिर पड़ा। वो जमीन पर जोर से गिरा। उसका रंग बेहद पीला पड़ गया। नानलिंग प्रांत का पार्थिव एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट है। वो नानलिंग प्रांत में काफी प्रसिद्ध है। अप्रत्याशित रूप से उसके पास ये चेन को वापस मजबूर करने की ताकत भी नहीं है। नीचे किसी ने धीमी आवाज में कहा, हम 3 भाई इस ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को चाहते हैं। स्वर्गीय कृपाण मंडप से बौवा, नीचे उतरो। रिफाइनरी में एक अन्य मार्ग से 3 युवक बाहर निकले। तीनों ने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। बीच वाले की कमर पर एक तलवार थी, बाईं ओर वाले की पीठ पर एक बड़ी कृपाण थी और दाईं ओर वाले ने एक तहपंखा पकड़ा था। ये तीनों इंपीरियल कैपिटल के लुओ कबीले के उत्तराधिकारी हैं। वे भाई हैं। इंपीरियल कैपिटल में लुओ कबीला बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि वे इस ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने कहा, क्या ये तीनों पहले चमन चौधरी का पीछा नहीं कर रहे थे? वे सब वापस क्यों आ गए हैं? कौन जानता है। आइए पहले किनारे से देखें। ये चेन ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। उसने सार की एक महत्वपूर्ण मात्रा समाप्त कर दी होगी। लुओ कबीले के तीनों भाई तेजी से आगे बढ़े। जब वे ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन से 100 मीटर की दूरी पर थे, तो लुओ कबीले के तीसरे भाई ने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे इससे नफरत है जब लोग मुझे ऊपर से नीची दृष्टि से देखते हैं। नीचे हाथाबाई करो। बोलने के बाद उसने 10 मीटर लंबे ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन पर हवा से लात मारी। तेज हवा चली। किक में एक भयानक शक्ति थी। पलक झपकते ही वो कढ़ाई पर गिर गया। रिफाइनरी में हल्की आवाज आ रही थी, वैंग वैंग वैंग।
आवाज गगनचुंबी थी, सभी के कानों में गूंज रही थी। ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई लगातार कांप रही थी, हालांकि कढ़ाई के 3 पैर बिल्कुल भी नहीं हिले। इसके विपरीत लुओ कबीले के तीसरे भाई ने महसूस किया कि उसकी किक के पलटाव से उसके पैर सुन्न हो गए हैं। वो बुदबुदाया, यह असंभव है, मेरी एक आकस्मिक किक शहर की दीवार को भी तोड़ सकती है, ये घटिया कढ़ाई बिल्कुल भी कैसे नहीं हिल सकती। जब लुओ कबीले के तीसरे भाई ने अर्जुन देव को कढ़ाई पर देखा तो उसने मन ही मन सोचा, ये इस बौआ का काम होना चाहिए। उसने क्रूरता से कहा, फिर से, मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें नीचे नहीं मार सकता। लुओ कबीले के तीसरे बेटे ने चिल्लाया और अपने शरीर को 180 डिग्री घुमाया। उसने अपने पैर से बाहर निकाला, जिससे हवा कांपने लगी। अर्जुन देव के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और कढ़ाई पर जोर से पटक दिया। गड़गड़ाहट। ड्रैगन फीनिक्स कॉलड्रोन के 3 पैर रिफाइनरी की जमीन में धंस गए। एक पल में ये पूरी तरह से जमीन में डूब गया। एक असीम बल जमीन से ऊपर उठा, फर्श के टूटे हुए टुकड़े हवा में उड़ गए। उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स कॉलड्रोन के चारों ओर चक्कर लगाया और छत की ओर बढ़ गए। लुओ कबीले के तीनों भाई अभी अभी दौड़े थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें जमीन से बल द्वारा हवा में खींच लिया गया। बैंग। अर्जुन देव का बायां हाथ जो म्यान को पकड़े हुए था, तेजी से आगे बढ़ा। म्यान की नोक अनगिनत चट्टानों को छेद कर इस व्यक्ति की छाती से टकराई। लुओ कबीले के तीसरे बेटे ने मुंह से एक कौर खून की उल्टी की। जैसे ही उसका शरीर हवा में उड़ रहा था, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ओल्ड थर्ड। लुओ परिवार के सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई ने घबराकर रोया और लुओ परिवार के तीसरे भाई को पकड़ लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक चाल में वे अर्जुन देव से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। तुमने मेरे तीसरे भाई को घायल करने की हिम्मत कैसे की? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उन दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और हवा उनके पैरों के नीचे बहने लगी। उनकी हत्या का इरादा आकाश में उड़ गया जब उन्होंने अर्जुन देव पर हमला किया। अर्जुन देव इस व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकते थे। उन्होंने तुरंत वुकुई कृपाण तकनीक की हत्या की चाल को अंजाम दिया। प्राचीन दिव्य वुकुई वृक्ष हवा में तेजी से बढ़ता गया। एक गर्वित और अलग-थलग पर्वत की तरह इसमें आकाश से उतरते समय बिजली की शक्ति और अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की स्थिति थी। बैंग। पूर्ण सत्ता के सामने वे दोनों बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। ऊंचा पेड़ उनके सिर पर गिरा और नीचे गिर गया। वे दोनों जमीन पर चट्टानों में गिर गए। निडर बिजली जिम्मेदार सार ने उनके शरीर में भगदड़ मचा दी, जिससे उनका सार अराजकता में फैल गया। अर्जुन देव ने लुओ कबीले के 3 भाइयों को आसानी से हरा दिया। इससे भीड़, जो मूल रूप से स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार थी, भयभीत हो गई। जिन 10 कृषकों ने एक रास्ता खोलने के लिए अर्जुन देव का अनुसरण किया था, उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई प्राप्त करने का छोड़ दिया। अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई प्राप्त करने के विचार को पूरी तरह से छोड़ दिया और बहुत दूर चले गए। उधर महावीर के प्रवेश द्वार पर लोग लगातार अर्जुन देव को चुनौती देने के लिए आते रहे। अर्जुन देव ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपनी कृपाण को अपने सामने रखा, जबकि उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह कढ़ाई पर गर्व से खड़ा था और उसे चुनौती देने आए सभी लोगों को हरा दिया। अर्जुन देव ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई पर खड़े हो गए और एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़ ली। उसने विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ठंडे और भावहीन रूप से देखा, जो ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई पर नजर गड़ाए हुए थे। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, आप सभी जमीन पर मौजूद गुप्त खजाने को उठा सकते हैं। ये ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई मेरी है। फायर ली संप्रदाय के अवशेषों में आने वाले 50 लोगों में से चमन चौधरी का पीछा करने वाले कुछ लोगों के अलावा अन्य 50 लोग पहले से ही यहां एकत्र हो चुके थे। ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई गुप्त खजाने को तैयार करने की एक आवश्यकता थी। यहाँ की विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के पीछे एक बड़ा गुट था। यदि वे गुप्त खजाने को तैयार करने की विधि को समझ लेते हैं, तो ये उनके कबीले की ताकत के लिए एक बड़ी मदद होगी। ये कढ़ाई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि इन लोगों ने एक-एक करके अर्जुन देव पर हमला किया। भले ही वे एक-एक करके हार गए, फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में एक नरसंहार शुरू करना है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। मूल रूप से उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को अपनी यूनिवर्स रिंग में स्टोर करने और इस जगह को छोड़ने के लिए विंड वॉक शूज को सक्रिय करने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने पाया कि वे ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को अपनी यूनिवर्स रिंग में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसने अर्जुन देव को ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को दूर ले जाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। गुप्त खजाने को यूनिवर्स रिंग में संग्रहित किया जा सकता है। यदि इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि ये ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई में अंतरिक्ष की शक्ति भी थी और उसने यूनिवर्स रिंग के स्थान को अस्वीकार कर दिया।
इसे देखते हुए ये साबित हुआ कि हालांकि ये ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई नकली था, फिर भी इसका मूल्य था। किंवदंती बहुत अच्छी तरह से सच हो सकती है। लानत है, एक साथ हमला करें। मुझे विश्वास नहीं कि उसका सार अटूट है। उसे मारने के बाद हम तय करेंगे कि ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई किसकी है। पार्थिव, जिसे पहले अर्जुन देव ने हराया था, बेरहमी से कहा। किसी ने पहले भी यही बात कही थी और ये बहुत प्रभावी रही थी। उस समय ज्यादातर लोगों ने तुरंत हमला कर दिया था। हालांकि इस बार अर्जुन देव की ताकत देखने के बाद कई लोग पीछे हटने लगे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। अर्जुन देव की निगाहें बिजली की तरह थीं जब वे पार्थिव को घूर रहे थे। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं पहले आपके साथ शुरू करूंगा। ऊंची विंड वॉक शूज को सक्रिय करते हुए अर्जुन देव कढ़ाई से नीचे कूद गया। उसकी गति तुरंत ध्वनि की गति तक पहुंच गई। वे चुपचाप हवा में विलीन हो गए और एक पल में पार्थिव के सामने आ गए। पार्थिव चौंक गए और जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया। वे चिल्लाए और रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को अंजाम दिया। 9 ठंडी हवाएं चलीं और अर्जुन देव का शरीर 9 भागों में विभाजित हो गया। पार्थिव को घेर लिया। जब क्लियर विंड चॉप को अंजाम दिया गया तो अर्जुन देव की हत्या क्यों पूरी तरह से गायब हो गई। पार्थिव ने ऊपर देखा और हर जगह अर्जुन देव की आकृतियां देखीं। इसके अलावा वे अब अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण नहीं पा सकते थे। जब ठंडी हवा चली तो पार्थिव को क्यू की हत्या महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे आराम की भावना महसूस हुई। हालांकि पार्थिव को लगा जैसे वो एक गहरी खाई में गिर गया है। उसकी पीठ से लगातार ठंडा पसीना बहता रहा। स्पष्ट रूप से बड़ा खतरा था, लेकिन पार्थिव को किसी भी हत्या की भावना नहीं थी। ये एहसास बहुत अजीब था। इसने उसके दिमाग को घबरा दिया और वो किसी भी प्रतिवाद के बारे में नहीं सोच सका। अर्जुन देव ने पार्थिव को सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। जैसे ही क्लियर विंड चॉप को अंजाम दिया गया, 9 आकृतियां तेजी से पार्थिव पर उड़ गईं। अचानक एक ही समय में 9 ईथर कृपाण रोशनी जल उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कहीं से भी प्रकट हुए हों। हत्या क्यों जो पहले गायब हो गई थी, अब एक पहाड़ दो गिराने वाली ताकत के साथ दबा दी गई थी। पार्थिव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कृपाण क्यू के 2 धागों को पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी से अपनी तलवार को ब्लॉक करने के लिए घुमाया। पुस्स! उसकी छाती पर कृपाण क्यू के कुछ किस्में उसके सुरक्षात्मक सार के माध्यम से छेद कर रही थीं, जिससे कुछ भयानक घाव पीछे रह गए। वो कृपाण क्यू से घायल हो गया था। पार्थिव की हरकतें तुरंत धीमी हो गई। वो अब कृपाण क्यू के 2 किस्मों को अवरुद्ध नहीं कर सकता था जिसे उसने पकड़ा था। भूम! जब अर्जुन देव की सभी 9 आकृतियां एक साथ विलीन हो गईं, तो पार्थिव के सीने पर 9 खूनी छेद दिखाई दिए। छिद्रों से खून बहने लगा, लेकिन पार्थिव ने अभी भी अपनी तलवार की मुद्रा बनाए रखी। पार्थिव की आंखें खुली हुई थीं क्योंकि वो शक्तिहीन रूप से नीचे गिर गया। ये अज्ञात था कि वो मर गया था या जीवित था। आसपास का माहौल सन्नाटा था। जो लोग एक कदम उठाने के लिए ललचा रहे थे, उन्होंने अपने विचारों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। पार्थिव अभी चिल्लाया था जब अर्जुन देव ने उसकी हत्या कर दी थी। ये अज्ञात था कि वो मर गया था या जीवित था। इसके अलावा उसने केवल एक चाल का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये था कि अर्जुन देव पहले से पीछे हट गए थे। अब वो पीछे नहीं हट रहा था। ये उन्हें चेतावनी थी कि वे जल्दबाजी में काम ना करें। हालांकि अभी भी कुछ साहसी लोग थे जो ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को अपने स्थानिक छल्ले में संग्रहित करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके स्थानिक छल्ले ने इसे अस्वीकार कर दिया। वे इसे बिल्कुल भी संग्रहित नहीं कर सकते थे। उनमें से कुछ ने अपने दिलों को कठोर कर लिया और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को उठाने के लिए मिलकर काम किया। वे इसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और जमीन से सटे हुए उड़ गए। विंड वॉक शूज की मदद से वो तुरंत ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन के नीचे पहुंच गए। अर्जुन देव ने कढ़ाई को लात मारी और विशाल ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन उनके हाथों से छूटकर उनके ऊपर छत की ओर उड़ गया। जब उनमें से कुछ ने स्थिति देखी तो वे जल्दी से छलांग लगा दिए। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को वापस छीनना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव उन्हें ये अवसर नहीं देंगे। अर्जुन देव उड़ते हुए अजगर की तरह हवा में घूम रहे थे। जैसे ही वो ऊपर और नीचे उड़ता था, बैंगनी कृपाण रोशनी ने उनमें से कुछ को उलझा दिया। वे केवल ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को छोड़ सकते थे और पहले अर्जुन देव के हमलों से निपटना। ढैंग, ढैंग, ढैंग। हथियारों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद कुछ दयनीय चीखें सुनाई दी। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन पर लड़ने वाले कुछ लोग आसमान से गिर पड़े। भूम! ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन जिसे अर्जुन देव ने लात मारी थी, वास्तव में छत से टूट गई।
ऊपर से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े गिर पड़े। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। छत वास्तव में टूट गई। मुझे इस अवसर का उपयोग इस जगह को छोड़ने के लिए करना चाहिए। अर्जुन देव ने गिरते हुए ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को एक हाथ से आसानी से पकड़ लिया। फिर उसने हवा में छलांग लगाने के लिए नीचे के 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को नियंत्रित किया। उसने धीरे से यूनिवर्स रिंग को छुआ और उसमें 2 लड़ाकू कठपुतलियों को भेजा। सब कुछ तैयार था। जैसे ही अर्जुन देव ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन में घुसने की तैयारी कर रहे थे, आर्या किंग, ऋतुराज लांबा और अन्य लोग रिफाइनरी में पहुंचे। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन, ये वास्तव में ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन है। इस स्थिति में इसे पीछे छोड़ दें। ऋतुराज लांबा और अन्य लोगों ने सुखद आश्चर्य में कहा जब उन्होंने अर्जुन देव के हाथों में ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई देखी। उनमें से कुछ ने हवा में छलांग लगाई और बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अर्जुन देव के हाव भाव डूब गए। इन लोगों की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना पहले के किसान कर सकते थे। उनमें से हर एक ने अपनी स्थिति को समझ लिया था। उनकी प्रतिभाएं और साधना सभी राक्षसी थीं। उन्हें प्रतिभाओं में जीनियस कहा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे महान किन राज्य में कहाँ थे। वे मनुष्यों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स होंगे। हालांकि जब अर्जुन देव ने चमन चौधरी को नहीं देखा तो उन्होंने थोड़ा आराम किया, अन्यथा वो वास्तव में इस ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को खो सकता है। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में भीषण ज्वाला लगातार जलने लगी। जब अर्जुन देव ने कुछ लोगों की भव्य आभा देखी तो वो चिल्लाया और एक क्रूर बैंगनी लौ तुरंत निकल पड़ी। उसके बाद अर्जुन देव को अब इन बातों की परवाह नहीं रही। पर्पल थंडर ट्रू फायर पूरी तरह से संघनित नहीं हुआ था और उन्हें घायल नहीं कर सकता था। हालांकि उन्हें कुछ समय के लिए ब्लॉक करने में कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को अपने दाहिने हाथ से नियंत्रित किया और इसे चारों ओर घुमाया, इसे छत के खिलाफ हिंसक रूप से तोड़ दिया। बैंग! टक्कर की पूरी ताकत के साथ पहले दिखाई देने वाली दरार तुरंत फट गई। अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को पकड़ लिया और जल्दी से बाहर निकल गए। उसके बाद हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। चमन चौधरी ने पहले ही गुप्त खजाने को बनाने के लिए गुप्त मैनुअल छीन लिया है। अगर ये आदमी ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को ले जाता है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनमें से कुछ ने बैंगनी लौ को बेअसर करने के लिए सभी प्रकार के तरीके इस्तेमाल किए। जब उन्होंने अर्जुन देव को बाहर निकलते देखा तो वे तेजी से उनका पीछा करने लगे। आर्य किंग और अन्य लोगों के आगमन ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन पर लड़ने के विचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। भले ही उन्होंने अर्जुन देव का वध कर दिया हो, फिर भी आर्य कबीले के गहन बर्फ महल जैसे लोग थे जो अर्जुन देव से कमजोर नहीं थे। उनके लिए वे अभी भी ज्यादा मौका नहीं दे रहे थे। वे जमीन पर गुप्त खजाने के ढेर पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि उन्हें कुछ पूर्ण गुप्त खजाने मिल पाते तो उन्हें इस यात्रा पर भारी लाभ होता। अर्जुन देव ने नक्शा निकाला और पाया कि वो मुख्य हॉल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बेशक ये केवल एक सीधी रेखा में था। अर्जुन देव द्वारा दिशा निर्धारित करने के बाद उन्होंने कढ़ाई उठाई और एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। बैंग! 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 अर्जुन देव के सामने की ऊंची दीवारों को अर्जुन देव ने आसानी से तोड़ दिया था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। विंड वॉक शूज सक्रिय होते रहे। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक अंजाम दिया और अपने पीछे के लोगों के हमलों को डॉज कर दिया। जैसा कि वो ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को पकड़ रहा था, वो उन्हें हिला नहीं सकता था। ये चेन, जल्दी से ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को नीचे रख दो, अन्यथा भले ही आप बाहर निकल सकें, आर्य कबीले का गहन बर्फ महल आपको बाहर नहीं जाने देगा। ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई आपके लिए बेकार है। यदि आप इसे हमें सौंपते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे किसी और चीज़ के लिए बदल देंगे। हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। जब उनमें से कुछ ने देखा कि अर्जुन देव ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को पकड़कर बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई बहुत बड़ा था। ये कम से कम 500 किलोग्राम भारी था। हालांकि जब अर्जुन देव ने इसे उठाया तो ये लकड़ी के टुकड़े की तरह था। न केवल ये बहुत आसान था, बल्कि अर्जुन देव की गति में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। इसके अलावा वो आसानी से हमलों से बच सकता था। जब उनमें से कुछ ने हमला किया तो समूह को मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन देव को ये मजाकिया लगा। उसे आर्य कबीले के गहन बर्फ महल की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी ताकत से इंक माउंटेन रेंज छोड़ सकता था। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन अर्जुन देव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। न केवल ये गुप्त खजाने के शोधन से संबंधित था, बल्कि ये उसके कब्जे में क्षतिग्रस्त गुप्त खजाने से भी संबंधित था। अर्जुन देव पूरी तरह से ठीक होना चाहते थे तो उन्होंने इस ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन पर अपनी उम्मीदें लगा दी। उसके पास इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था।
अर्जुन देव ने एक क्यू रिटर्निंग पिल निगल ली और कढ़ाई का उपयोग करके अपने सामने एक और दीवार को तोड़ दिया। फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। 7-8 मिनट के बाद न केवल अर्जुन देव के पीछे के लोगों ने दूरी तय नहीं की, बल्कि अर्जुन देव ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक और विंड वॉक शूज के साथ अर्जुन देव की वर्तमान गति के साथ उसी पीढ़ी के लोगों ने जिन्होंने हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक नहीं सीखी थी, उन्हें पकड़ने के लिए हवा की स्थिति को महान पूर्णता तक समझना होगा। जाहिर है कि अर्जुन देव के पीछे ऐसा कोई नहीं था। ये केवल समय की बात थी कि उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव को अपने पीछे की हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। वो पहले ही खंडहित मुख्य हॉल में पहुंच गया था। जब तक वो दरवाजों से गुजरेगा, अर्जुन देव इस जगह को सुरक्षित रूप से छोड़ पाएगा। अर्जुन देव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव कांसे के दरवाजे से बाहर निकले, अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान जम गई। सामने से बाहर निकलने पर एक सुनहरी लड़ाकू कठपुतली खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक सुनहरी तलवार रखी थी और एक राक्षसी आभा के साथ जमीन पर खड़ा था। वो आभा जो केवल एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग ही कर सकती थी, उसके शरीर से निकल रही थी। सुनहरे बख्तरबंद योद्धा के बगल में चमन चौधरी थे, जिन्होंने बारी बारी से नीले और सफेद वस्त्र पहने थे और उनकी पीठ पर 2 मीटर लंबी तलवार थी। वे अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराए और कहा, पहल करें, ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को नीचे रखो और आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें 1000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। अर्जुन देव ने धीरे धीरे ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को अपने हाथ में जमीन पर रख लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चमन चौधरी बाहर निकलने को रोक देंगे। ये कदम वास्तव में शानदार था। फायर ली संप्रदाय अवशेष के लिए केवल एक ही रास्ता था। यदि कोई स्याही वन में लौटना चाहता है तो उसे गहन बर्फ के फूल के नीचे के मार्ग से गुजरना पड़ता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई किसने प्राप्त किया, वे इस जगह से गुजरने से बचने में सक्षम नहीं होंगे। लड़ाइयों और दौड़ने की एक श्रृंखला के बाद उनका सार निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। चमन चौधरी अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। वो एक कमजोर प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होगा। ये एक निश्चित अवसर था। चमन चौधरी ने कुछ देर तक खुद से बुदबुदाया, मुझे पहले से ही पता है कि फायर ली संप्रदाय गुप्त खजाने को कैसे परिष्कृत करता है। अभी हमारे पास केवल ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई और लूनर ट्रू फ्लेम की कमी है। मेरे पास चंद्र सच्ची लौ प्राप्त करने के अपने तरीके हैं। इस ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई से निपटना कुछ मुश्किल है। मूल पहले ही गायब हो चुका है। जहां तक नकली की संख्या का सवाल है, जिसमें आपके हाथ में एक भी शामिल है, पहले से ही 3 है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनकी आंखें संदेह से भर गईं। उन्होंने महसूस किया कि चमन चौधरी की फायर ली संप्रदाय की समझ थोड़ी अधिक विस्तृत थी। तियानवु राजवंश की मध्य अवधि के दौरान फायर ली संप्रदाय को रातों रात एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि फायर ली संप्रदाय, जो अपने चरम पर था, इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकता है। फायर ली संप्रदाय महाद्वीप में एक अनसुलझा रहस्य बन गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि फायर ली संप्रदाय के बारे में बहुत सारी जानकारी एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा महाद्वीप से मिटा दी गई थी। अब फायर ली संप्रदाय के बारे में हर कोई जो जानता था, केवल मुंह के शब्द के माध्यम से पारित किया गया था। इसके बारे में केवल कुछ शब्द थे। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और उदासीनता से कहा, बस हार मान लो, मैं ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई को आपको नहीं सौंपूंगा। मेरे पास मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं है। आपको डर है कि आरेकिंग और अन्य लोगों के भागने के बाद आपके पास मौका नहीं होगा, है ना? एक चमन चौधरी से निपटना अर्जुन देव के लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था। अब एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग के युद्ध कौशल के साथ एक और सुनहरे बख्तरबंद योद्धा था। अर्जुन देव के लिए दूसरी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कुछ समय के लिए देरी करने के लिए 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं का उपयोग करना कोई समस्या नहीं थी। जब तक आरेकिंग और अंधे लोग पहुंचे, तब तक ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई के लिए लड़ाई चर से भरी होगी। ये उन दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। यही कारण था कि चमन चौधरी ने अर्जुन देव को छोड़ने के लिए 1000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने की पेशकश की। 1000 के साथ यूनिवर्स रिंग में 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धा गोली चल गईं। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को बाहर निकाला और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ मूठ पर रख लिया। अर्जुन देव ने अपनी आभा वापस ले ली और उनकी ततरग्गी कृपाण की तरह तेज हो गई। कभी कभी उनके पीछे एक बैंगनी विद्युत प्रवाह दिखाई देता था, जिससे जीजी की आवाज निकलती थी। गड़गड़ाहट की स्थिति जल्दी पक गई। दोनों के बीच लड़ाई का फैसला कुछ ही समय में नहीं होगा। ड्रैगन फीनिक्स कढ़ाई के लिए लड़ाई अब चर से भरी हुई थी। चमन चौधरी ने जोर से भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं। जब वो अर्जुन देव को घूर रहा था, उसके पीछे पवित्र हथियार लगातार कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अगले ही पल एक तेज प्रकाश देगा, जिससे जमीन रोशन हो जाएगी। बूम! उस पल में कांसे के दरवाजों के सामने खाली जगह में एक तीव्र सुनहरी रोशनी दिखाई दी। इसने अंधेरी जगह को रोशन कर दिया। सभी की आंखें चौंधिया गईं। सुनहरी रोशनी के बीच एक और भी ज्यादा देदीप्यमान तलवार की रोशनी स्थान की बाधा को चीरते हुए अर्जुन देव की ओर बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से चमन चौधरी ने प्रकाश की स्थिति को समझ लिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन सोचा। साथ ही उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी,
जैसे ही सुनहरी रोशनी जलती है, अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से तलवार खींच ली। चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच बिजली की एक झलक दिखाई दी। एक पल में खुली जगह में गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। गड़गड़ाहट गगनभेदी रूप से गरज रही थी। अर्जुन देव के पीछे बैंगनी बिजली की रोशनी का एक बड़ा पैच दिखाई दिया, जिससे सुनहरी रोशनी वापस आ गई। बैंगनी रोशनी और गड़गड़ाहट की रोशनी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थी। गड़गड़ाहट की स्थिति और प्रकाश की स्थिति एक दूसरे से उलझ गई। झनझनाना। जबकि राज्य गतिरोध में बंद थी, वे दोनों एक ही समय में चले गए। उनकी गति बिजली की तरह तेज थी। उनके शरीर हवा में एक दूसरे को पार कर गए और उनके हथियार आपस में टकरा गए, जिससे बड़ी मात्रा में चिंगारी पैदा हुई। क्लैंग क्लैंग। एक दूसरे के संपर्क में आते ही उनके हथियार पीछे हट गए, एक पल के लिए हवा में रुक गए। फिर वे दोनों अचानक पलट गए और प्रत्येक ने एक भयंकर हमला किया। उनकी तलवारें और ब्लेड तूफान की तरह टकराए। चिंगारी उड़ गई और ऊर्जा हर जगह उड़ गई। बिखली हुई कृपाण कुई और तलवार कुई ने दीवारों पर गहरे निशान छोड़े। जैसे ही उन दोनों ने लड़ाई लड़ी, जमीन पर सोने के बख्तरबंद योद्धा ने अर्जुन देव पर एक प्रभावशाली आभा के साथ हमला किया। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने 2 चांदी के बख्तरबंद योद्धाओं को सोने के बख्तरबंद योद्धा को रोकने का निर्देश दिया। हर बार जब चमन चौधरी कोई चाल चलती थी तो एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती थी, जिससे अर्जुन देव की आंखें थोड़ी असहज हो जाती थी। अर्जुन देव की आंखें चिकुड़ गई। कृपाण में गड़गड़ाहट की एक मजबूत स्थिति थी। अनगिनत चिंगारियां उस पर टिमटिमा रही थीं, जो अनंत रूप से चटक रही थीं। जैसे ही हथियार आपस में भिड़े, बिजली की चिंगारी उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार के साथ बहने लगी। चमन चौधरी को हल्का दर्द महसूस हुआ। काफी देर बाद तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ सुन्न होने लगा। बैंग बैंग। वे दोनों तेजी से और तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही हवा में केवल धुंधली छाया देखी जा सकती थी। उन दोनों के चारों ओर एक तीव्र शॉक वेव उमड़ पड़ी, जिससे छोटे छोटे बवंडर बने। दरअसल वे दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस समय बहुत सारे चर थे। यदि वे मौत तक लड़ते हैं तो केवल आर्य किंग और अन्य लोग ही स्थिति का लाभ उठा पाएंगे। चमन चौधरी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सुनहरी रोशनी ने अर्जुन देव की आंखों को चकाचौंध कर दिया। फिर वो अर्जुन देव को हराने के लिए एक चाल का उपयोग करते हुए अपनी चाल चलता था। इस तरह वो बहुत सारी ऊर्जा बचाने में सक्षम होगा। अर्जुन देव अपने प्रतिद्वंद्वी के दाहिने हाथ के पूरी तरह से सुन्न होने और तलवार पर अपनी पकड़ खोने का इंतजार कर रहा था। फिर वो अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार को उड़ते हुए भेजता था। इस तरह वो भाग निकलने में सक्षम होगा। सुनहरी रोशनी और बिजली की रोशनी लगातार टकराती रहीं। सुस्त विस्फोट गूंज उठे। वे दोनों कड़वाहट से डटे रहे, रास्ता नहीं देना चाहते थे। वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कौन पहले गिरेगा। डोंग डोंग। ठीक इसी समय मुख्य हॉल से भारी कदम आए। चमन चौधरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि आर्य किंग और अन्य लोग आ गए थे। शिव। चमन चौधरी ने अपनी तलवार वापस ले ली और जल्दी से पीछे हट गए। खाली स्थान में सुनहरी रोशनी तुरंत गायब हो गई और प्रकाश की स्थिति गायब हो गई। आप जा सकते हैं। मैं अभी के लिए ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को आपके पास छोड़ देता हूं। स्वाभाविक रूप से मैं एक दिन जाऊंगा और इसे पुनः प्राप्त करूंगा। मेरी इसकी देखभाल करने में मदद करें। चमन चौधरी ने अर्जुन देव के लिए रास्ता बनाते हुए लापरवाही से कहा। अर्जुन देव ने गड़गड़ाहट की स्थिति को तितर बितर कर ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के सामने उतरा। उसने एक हाथ का उपयोग किया और आसानी से ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। जब अर्जुन देव चमन चौधरी के पास से गुजरे तो उन्होंने धीरे से कहा, मेरे हाथों में जो कुछ भी आया उसे खोने की कोई मिसाल कभी नहीं रही। पास्ट में गोल्डन स्पिरिट कोर के साथ भी ऐसा था और अब ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के साथ भी ऐसा है। चमन चौधरी ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक आवाज में कहा जो केवल वो खुद सुन सकता था। 1 साल तक आपको नहीं देखने के बाद आप इतने मजबूत हो गए हैं। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की वृद्धि शायद उस व्यक्ति की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। चमन चौधरी, ये चेन कहाँ है? क्या वो पहले तुमसे लड़ नहीं रहा था? वो अचानक क्यों चला गया? हरेंद्र रेड्डी ने उत्सुकता से पूछा और वो दौड़ आया। चमन चौधरी ने उदासीनता से कहा, मुझे माफ करना, मैंने उसे जाने दिया। ये देखकर कि चमन चौधरी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, हरेंद्र रेड्डी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी लाल रंग की तलवार निकाली और चमन चौधरी की ओर इशारा कर दिया। चमन चौधरी मंद बंद मुस्कुराए और सोने के बख्तरबंद योद्धा ने बिना किसी हड़बड़ी के 2 कदम आगे बढ़ाए। मूक सुनहरे बख्तरमण योद्धा को देखकर हरेंद्र रेड्डी में अपनी तलवार निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ठंड से खर्राटे लिए और अपनी तलवार म्यान कर ली। ऋतुराज रामबा ने अग्निली संप्रदाय के निकास को देखा। अचानक उसने कुछ अप्रासंगिक कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वो किसी और के समान है? हालांकि उसकी उपस्थिति अलग है और उसकी आभा बहुत कमजोर है। उसकी आंखें और तीक्ष्णता बहुत समान है। उनके ये कहने की ठीक बाद आर्य किंग, हरेंद्र रेड्डी और धर्मपाल मार्क्विस ने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। धर्मपाल मार्क्विस ने उदासीनता से कहा,
उस स्थिति में आइए एक ही समय में इस व्यक्ति का उपनाम लिखें और देखें कि क्या हमारे अनुमान समान हैं। उनमें से कुछ ने अपने हाथ बढ़ाए और हवा में जियो शब्द लिखना शुरू किया। लेखन समाप्त करने के बाद उन्होंने सदमे के भाव प्रकट किए। हुआ यूनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम सभी को लगता है कि एक ही समय में कोई समस्या है तो ये परिणाम हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई यथार्थवादी भेस तकनीक नहीं है। ये किसी का रूप बदलने जितना आसान नहीं है। इसके बजाय किसी की आंतरिक हड्डियां और बाहरी आभा पूरी तरह से अलग होती है। अतीत में अर्जुन देव एक गंभीर और कठोर रूप में थे। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू से उकेरा गया हो। उसका पूरा व्यक्तित्व एक कीमती कृपाण की तरह था जो उसकी म्यान से खींचा गया था, उसकी आभा को छोड़ रहा था और अपनी तीक्ष्णता दिखा रहा था। हालांकि अब उन्होंने जिस अर्जुन देव को देखा उसका रूप नाजुक और साधारण था। उसका तीखापन वापस ले लिया गया और उसने एक तेज दरार भावना नहीं थी। वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। धर्मपाल मार्क्विस ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे विश्वास नहीं है कि इस व्यक्ति की ताकत इतनी जल्दी सुधर सकती है। 1 साल पहले वो केवल एक उपयुक्त ग्रेड मार्शल मास्टर थे, अब वो एक मध्य ग्रेड मार्शल संत है। जब तक कि वो स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की खेती नहीं करता। हालांकि ग्रेट किन नेशन के भीतर केवल रॉयल कोर्ट में ही स्वर्ग रैंक वाली खेती तकनीक है। उसके जैसे अनाम व्यक्ति के पास एक कैसे हो सकता है। ऋतुराज लांबा ने मूक चमन चौधरी की ओर देखा और कहा, चमन चौधरी, तुम पहले भी उनसे लड़ चुके हो, तुम क्या सोचते हो? चमन चौधरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि ये है या नहीं? अब से 2 साल बाद स्वाभाविक रूप से लोग आपकी तलाश करेंगे। मुझे मत बताओ कि तुम डरते हो। हा। 3 दिन बाद शाही वन की परिधि में एक अत्यंत सुनसान क्षेत्र में अर्जुन देव जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन उससे दूर नहीं था। 2 चांदी के बख्तामण योद्धाओं ने कढ़ाई की रखवाली की, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाई कढ़ाई के ऊपर चुपचाप बैठी रहीं। कभी कभी उनकी बुद्धिमान आंखें चारों ओर देखती थीं, जिससे अर्जुन देव को अज्ञात खतरों से बचने में मदद मिलती थी। लंबे समय के बाद अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को संचारित करना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखों की गहराई में प्रकाश की 2 किरणें चमकीं। ये सांस लंबी और एक लंबे तेज तीर की तरह खींची गई। दूर तक उड़ने के बाद भी ये नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और खड़े हो गए। उसने अपने बगल में लूनर शैडो कृपाण उठाया और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के पास चला गया। 2200 की आवाज के साथ अर्जुन देव के कंधे पर उतरी। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन 16 मीटर लंबा था। 3 खंभे 10 मीटर लंबे थे और कढ़ाई ही 6 मीटर लंबी थी। जब अर्जुन देव उसके नीचे खड़े थे तो वो बहुत छोटे लग रहे थे। अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और गुरुत्वाकर्षण मंत्र को अंजाम दिया। वो धीरे धीरे कढ़ाई के ऊपर उड़ गया और नीचे देखा। कढ़ाई चौकोर और खाली थी। ये केवल 5 मीटर गहरी थी। अर्जुन देव एक नज़र से नीचे की ओर स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हालांकि इसने असीमितता की भावना दी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक छोटी दुनिया हो। अग्निली संप्रदाय के अवशेष को छोड़ने के बाद अर्जुन देव को शाही वन छोड़ने की जल्दी नहीं थी। आर्य कबीले का गहरा बर्फ महल अभी भी जंगल के निकास की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि गहरा बर्फ महल कितना भयानक था, अर्जुन देव इतने मूर्ख नहीं थे कि सीधे उनके जाल में फंस जाएं। अगले 3 दिनों तक वो इसी शाही वन में छिपा रहा। जैसे ही उसने राक्षसी जानवरों को मार डाला, उसने अपनी ताकत वापस पा ली। अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन को 2 चांदी के बख्तरमण योद्धाओं को सौंप दिया। इससे उनकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो आराम कर रहा था और ध्यान कर रहा था तो बाई उसकी रक्षा करने में मदद करती थी। शाही वन में जहां अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना बहुत दूर तक नहीं बढ़ सकती थी, सामान्य रूप से महत्वहीन बाई बहुत उपयोगी थी। अपनी चिंताओं को दूर करने के बाद ये शाही वन जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पतली और राक्षसी जानवर क्रूर थे, अर्जुन देव के लिए खुद को संयमित करने की सबसे अच्छी जगह थी। अर्जुन देव को जाने की जल्दी नहीं थी। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने खाली कढ़ाई को देखा। उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और बैंगनी लौ का एक किनारा निकाला। लौ कढ़ाई के चारों ओर घूमी और तुरंत बहुत पतली हो गई, छोटी चिंगारियों में परिवर्तित हो गई। अर्जुन देव ने अपनी उंगली फड़काई और एक ही बार में पर्पल थंडर ट्रू फायर की 10 किस्में निकाल दी। इसने उसके सार का 1/4 हिस्सा समाप्त कर दिया। हालांकि लौ अभी भी बहुत पतली थी, ये अंदर की जगह को नहीं भर सका। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और संदेह से कहा, यह अजीब है, स्पष्ट रूप से केवल इतनी ही जगह है। तार्किक रूप से कहें तो मेरी लौ बहुत पहले ही उठनी चाहिए थी। पिछले 3 दिनों में जब भी अर्जुन देव के पास खाली समय होता था, वो ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रोन का अध्ययन करते थे। हालांकि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। वो केवल इतना जानता था कि कढ़ाई में कई मूनस्टोन थे। पूरी कढ़ाई पीक ग्रेड फ्रॉस्ट आयरन से बनी थी। ये स्वर्ग रैंक वाले आत्मा हथियार से भी कठिन था। इसके अलावा अंदर की जगह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। ये अर्जुन देव के सत्यापन का परिणाम था। उस पर स्थानिक गठन के निशान उकेरे जाने चाहिए। अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव ने ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन में सभी लपटों को इकट्ठा किया।
भयंकर बैंगनी लौ का एक झुरमुट तुरंत उसकी हथेली में चढ़ गया। बूम! अर्जुन देव ने लापरवाही से उनके सामने हाथ लहराया। आग की लपटों ने हवा में बैंगनी लपटों का एक लंबा निशान छोड़ दिया। ये हर जगह से गुजरा। इसके रास्ते में आने वाले पेड़ जलकर राख हो गए। आग की लपटें 1000 मीटर तक उड़ने के बाद वे जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं और तेज आवाज निकाली। एक बैंगनी मशरूम का बादल जमीन से ऊपर उठ गया। धाड़ धाड़। तेज आवाज ने आसपास के राक्षसी जानवरों को तुरंत चौंका दिया। उनके चारों ओर काले धुएं के साथ 3 काले पंखों वाले राक्षसी भेड़ियों ने दहाड़ की और एक दबंगई तरीके से हमला किया। ब्लैक विंग डिमोनिक वुल्व्स मूल रूप से रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट थे। विंग्ड वुल्व्स। उनके बड़े शरीर के अलावा उनकी पीठ पर 2 हड्डी के पंख थे जो उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति देते थे, जिससे उनकी गति बढ़ गई। उनके राक्षसीकरण के बाद उनकी आक्रामक शक्ति और गति बढ़ गई। उनकी समग्र युद्ध क्षमता दोगुनी हो गई, जिससे वे और भी अधिक क्रूर और भयानक हो गए। अर्जुन देव ने 2 काले पंखों वाले राक्षसी भेड़ियों को देखा और मंद मंद मुस्कुराए। वो एक कदम आगे बढ़ा और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन के मुहाने पर उतरा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण मूठ पर रखा। हुची! 2 काले पंखों वाले राक्षसी भेड़ियों की पीठ पर हड्डी के पंख जोर से फड़फड़ाए। हवा में हवा का एक झोंका आया और 2 काले पंखों वाले राक्षसी भेड़िए तेजी से उड़ गए। उन्होंने अपने विशाल जबड़े खोले, जिससे उनके काले नुकीले नुक दिखाई दिए जो ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। हड्डी के पंख हवा में फड़फड़ाते हुए वूं वूं की आवाज करते हुए वे खुद को अर्जुन देव पर लॉन्च कर गए। हू! इससे पहले कि अर्जुन देव आगे बढ़ पाते, बाई जो उनके कंधे पर थी तुरंत नीचे कूद पड़ी। उसने अपनी हथेलियों को रगड़ा और एक बवंडर भेजा। उसने तुरंत काले पंखों वाले राक्षसी भेड़ियों में से एक को हवा में उड़ा दिया। ब्लैक विंग डिमोनिक वुल्फ जल्दी से आया और भी तेजी से चला गया। रुकने से पहले ये कुछ मीटर तक जमीन पर गिरा और जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि एक सफेद आकृति उस पर दौड़ रही है। ची ची! सफेद आकृति प्रकाश की किरण की तरह थी। एक झटके में ब्लैक विंग डिमोनिक वुल्फ के बाएं पंख पर 5 लाल घाव दिखाई दिए। उसमें से काला धुआं निकला। अर्जुन देव ने उस पर नजर डाली और इसे नजरअंदाज कर दिया। पिछले कुछ दिनों में उसे पहले ही पता चल गया था कि बाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। अकेले रैंक 5 राक्षसी जानवर के सामने उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। वे इसे आसानी से निपटने के लिए गति में अपने लाभ का उपयोग कर सकते थे। मिस्टीरियस 9 हेवनली रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन राक्षसों के लिए एक अमर ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक थी। इसने बाई की ताकत को भयानक दर से बढ़ने दिया। कचा! बिजली की चमक के साथ अर्जुन देव ने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से बर्फ सफेद मूनस्टोन कृपाण को खींचा, जो कृपाण की मूठ पर था। अर्जुन देव नीचे कूदा और उनकी कृपाण की रोशनी चमक उठी जब उन्होंने दूसरे काले पंखों वाले राक्षसी भेड़िए के हड्डी के पंखों को काट दिया। ब्लैक विंग डिमोनिक वुल्फ खड़े होते ही दर्द से कराहा। इसके 5 नुकीले पंजे 100 ध्वनि के साथ बाहर निकले। उनके प्रत्येक नाखून 20 सेंटीमीटर लंबे थे और उनकी उंगलियों पर हुक थे। वे उनके शरीर में 5 तेज चाकू के समान थे। उन्होंने बिजली की गति से अर्जुन देव के सिर की ओर रुख किया। यहां तक कि स्टील में भी 5 छेद होंगे। इंसान के सिर की तो बात ही छोड़ दें। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया और अपने दाहिने पैर से एक कदम पीछे हट गया। अर्जुन देव की टकटकी बिजली की तरह थी, क्योंकि वह ठंडी रोशनी से चमकते भेड़ियों के पंजों को देख रहा था। फिर उसने अपने बाएं हाथ में म्यान उठाया। डैंग! म्यान की नोक भेड़िए के पंजे की हथेली से टकराई। भारी प्रभाव के कारण सख्त हथेली में एक छोटा खूनी छेद दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से यह छेद में ही किया। इस भेड़िए के पंजे की रक्षा बहुत अच्छी है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उस स्थिति में बल की एक और परत जोड़ते हैं। बैंग! अर्जुन देव के बाएं हाथ से एक बल आया और उन्होंने इसे आगे की ओर धकेल दिया। म्यान की नोक तुरंत सख्त भेड़िए के पंजे में घुस गई। दर्द में काले पंखों वाले राक्षसी भेड़िए का दूसरा पंजा अर्जुन देव की ओर और भी तेज गति से बढ़ा। बल इतना मजबूत था कि इसने हमा को आधा विभाजित कर दिया। ब्लैक विंग्ड डिमोनिक वुल्फ तेज था, लेकिन अर्जुन देव उससे भी तेज था। लूनर शैडो कृपाण एक चमकदार बैंगनी रोशनी से जगमगा उठी। जैसे ही प्रकाश टिमटिमाता था, उसने पूरे भेड़िए के पंजे को काट दिया। बैंग! अर्जुन देव ने काले पंखों वाले राक्षसी भेड़िए की छाती पर जोर से लात मारी। ब्लैक विंग्ड डिमोनिक वुल्फ का विशाल शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। क्या है क्या? 10,000 किलोग्राम बल ने ब्लैक विंग्ड डिमोनिक वुल्फ की छाती की कई पसलियों को तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई देती थी। ब्लैक विंग्ड डिमोनिक वुल्फ केवल एक सुपीरियर ग्रेड रैंक 5 राक्षसी जानवर था। इससे पहले कि अर्जुन देव किसी राज्य को समझ पाते, वह पहले ही उसे हरा सकते थे। जब उसने एक अवस्था को समझ लिया और उसे पवित्र शक्ति से भर दिया, तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। इससे निपटना बहुत आसान हो गया। अब इस स्तर का एक राक्षसी जानवर अर्जुन देव से निपटने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था।
जो वास्तव में अर्जुन देव पर दबाव डाल सकते थे वे थे रैंक 6 राक्षसी जानवर। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन देव रैंक 6 राक्षसी जानवरों का निशाना बना रहे थे। ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ अभी भी अपने पैरों पर संघर्ष करना चाहता था। हालांकि अर्जुन देव ने अपना धैर्य खो दिया और चंद्रछाया कृपाण को घुमा दिया। ब्लेड एक कर्कश बिजली की रोशनी से टिमटिमा रहा था। यह बिजली के एक बेहद मजबूत बोल्ट की तरह था। एक जोरदार उछाल के साथ यह ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ की छाती में छुरा घोंप दिया। कृपाण में निहित गड़गड़ाहट की स्थिति में विस्फोट हो गया। ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ का विशाल शरीर बिजली की रोशनी से जल गया था। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और चंद्रछाया कृपाण उनके हाथ में लौट आया। चंद्रछाया कृपाण के अर्जुन देव के हाथ में लौटने के बाद लाल रंग का एक अदृश्य किनारा ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ की लाश से उड़कर अर्जुन देव के माथे में सिंहासन के निशान में प्रवेश कर गया। लाल रंग में ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ की नरसंहार की स्थिति थी। लाल रंग का सिंहासन लाल रंग से चमक रहा था और नरसंहार की स्थिति वाली लाल रोशनी का यह किनारा तुरंत अर्जुन देव के चेतना के समुद्र में लाल रंग के सिंहासन में प्रवेश कर गया। सिंहासन के नीचे लाल बादल धीरे धीरे मंथन करने लगे। थोड़ी देर बाद वे रुक गए, जैसे कि वे अभी तक संतुष्ट नहीं थे। अर्जुन देव को यह बात अजीब नहीं लगी। पिछले 3 दिनों से लाल रंग का सिंहासन उन सभी राक्षसी जानवरों की नरसंहार की स्थिति को अवशोषित कर लेगा जिन्हें उसने मार डाला था। राक्षसी जानवर जितना मजबूत होगा उतनी ही लाल रोशनी उड़कर आएगी। पहले तो अर्जुन देव को इस बात की चिंता थी कि उस समय से नरसंहार की स्थिति फिर से प्रकट हो जाएगी। हालांकि उन्हें धीरे धीरे पता चला कि सिंहासन में जमा नरसंहार की स्थिति अपेक्षाकृत कम थी। उस समय की नरसंहार की भारी स्थिति की तुलना में यह बहुत कमजोर थी। सबसे खास बात यह थी कि अर्जुन देव को पता चला कि वो इस नरसंहार की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। एक विचार के साथ सिंहासन में निहित नरसंहार की स्थिति उनकी कृपाण तकनीक में शामिल हो जाएगी। यह अर्जुन देव को कहीं से एक और राज्य नरसंहार की स्थिति प्राप्त करने के बराबर था। केवल लाभ ही थे और कोई कमी नहीं थी। हवा की स्थिति, पहाड़ की स्थिति और प्रकाश की स्थिति की तुलना में इस नरसंहार की अलौकिक स्थिति को समझना बहुत कठिन था। जहां तक अर्जुन देव को पता था, यहां तक कि स्वर्गीय कृपाण मंडप, दिव्य कृपाण शिविर में भी जो नरसंहार के दाव का अभ्यास करता था, पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों में से केवल कुछ ही वास्तव में नरसंहार की स्थिति को समझते थे। हालांकि लाल रंग के सिंहासन में निहित नरसंहार की स्थिति बहुत कम थी। जब अर्जुन देव ने इसका इस्तेमाल किया तो प्रभाव स्पष्ट नहीं थे। ये डिस्पेंसेबल था। हालांकि इसकी वृद्धि दर बेहद भयानक थी। जब तक ये शक्तिशाली जीवन रूपों को मारता है तब तक ये जमा होता रहेगा। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अंततः एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। स्कारलेट सिंहासन प्राचीन दुष्ट राजा द्वारा परिष्कृत एक गुप्त खजाना था। ईविल किंग एक शिखर विशेषज्ञ था जो आइस एम्प्रेस को टक्कर दे सकता था। उन्होंने जिस गुप्त खजाने को परिष्कृत किया वो निश्चित रूप से सरल नहीं था। दुर्भाग्य से किसी ने उस पुस्तक से लाल रंग के सिंहासन के बारे में सारी जानकारी फाड़ दी थी। इसलिए कोई नहीं जानता था कि लाल रंग के सिंहासन के रहस्य क्या थे। इसका लाभ उठाएं। बाई की अस्पष्ट आवाज ने अर्जुन देव के विचारों को बाधित कर दिया। अर्जुन देव ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन देव ने बाई को अपने हाथ और पैर लहराते हुए देखा। श्रेय का दावा करने की कोशिश कर रहे थे। ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ जमीन पर लेटा हुआ था, चोटों से भरा हुआ था। ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। ये अपनी आखिरी सांस पर था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। वो जानता था कि बाई क्या चाहती है। उसने शराब से भरी एक लौकी निकाली और उसे दे दी। बाई ने खुशी जताई और एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। उसने लौकी प्राप्त की और कढ़ाई पर कूद गया। अर्जुन देव ने ब्लैक विंग्ड डेमोनिक वुल्फ को उसकी आखिरी सांस पर अंतिम झटका दिया। एक अदृश्य लाल बत्ती तुरंत लाश से उड़ गई और अर्जुन देव के चेतना के समुद्र में लाल रंग के सिंहासन में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव ने 2 काले पंख वाले राक्षसी भेड़ियों के राक्षसी कोर निकाले और बाई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो खुशी से शराब पी रही थी। वो बेबसी से मुस्कुराया। 2 चांदी के बख्तर वाले योद्धाओं को ड्रैगन फीनिक्स कोल्ड्रोन के पास आने वाले किसी भी प्राणी को मारने का आदेश देने के बाद अर्जुन देव अकेले आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। 2 चांदी के बख्तर वाले योद्धाओं के साथ कढ़ाई की रखवाली करने पर अर्जुन देव को जरा सी भी हलचल का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बाई के साथ ड्रैगन फीनिक्स कोल्ड्रोन के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। भटिया, यहां रहो और ड्रैगन फीनिक्स कोल्ड्रोन की देखभाल करने में मेरी मदद करो। इधर उधर मत भागो, ठीक है? अर्जुन देव ने भटिया से धीरे से कहा। भटिया ने शराब से भरी लौकी को नीचे रख दिया। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और बिना रुके चीखते हुए अपनी छाती थपथपाई। अर्जुन देव समझ गए कि उनका क्या मतलब है। इस छोटे साथी ने कहा कि वो मिशन पूरा करेगी।
जो भी आता था उसे लौकी से मारकर मार डाला जाता था। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने भटिया के सिर को रगड़ा। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और इस जगह को छोड़ने के लिए मुड़ गया। श्रेणी 5 राक्षसी जानवर अब अर्जुन देव की रुचि को आकर्षित नहीं कर सकते थे। केवल रैंक 6 राक्षसी जानवर ही एक कदम उठाने लायक थे। यदि अर्जुन देव रैंक 6 राक्षसी जानवरों को खोजना चाहते थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें गहराई में जाना था। वो मुख्य क्षेत्र के जितना करीब आता गया, रैंक 6 राक्षसी जानवर से मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होती गई। काले धुएं में डूबे अंधेरे स्याही के जंगल के भीतर अर्जुन देव ने अपनी कृपाण पकड़ी और सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़ाया। स्याही वन को राक्षसी जानवरों के लिए खतरे का क्षेत्र माना जाता था। ये कोई मजाक नहीं था। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उसे सभी दिशाओं से उस पर झपटने वाले राक्षसी जानवरों से सावधान रहना पड़ता था। ये जमीन, आकाश, हवा में छिपे म्यूटेटेड जानवर या उसके पीछे के पेड़ भी हो सकते थे। वे सभी अपना मुंह चौड़ा खोलकर उसे जब वो लापरवाह था निगल सकते थे। इसने मानसिक स्थिति पर जबरदस्त दबाव पैदा किया, जिससे किसी के दिल की धड़कनें निरंतर तनाव में रहती। जिन लोगों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके दिमाग उनके शरीर के ढहने से पहले ही टूट जाते। अर्जुन देव ने अपनी शांति बनाए रखी। रास्ते में उसे विभिन्न राक्षसी जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे सभी रैंक 5 राक्षसी जानवर थे, अर्जुन देव लड़ने के मूड में नहीं थे। उन्हें डराने के बाद अब वे उनसे परेशान नहीं हो सकते थे। यदि वे वास्तव में उन्हें डरा नहीं सकते थे तो वे अस्थायी रूप से उनसे बच जाएंगे। उनकी पूरी गति के साथ रैंक 5 राक्षसी जानवर के लिए उनके साथ रहना कठिन होगा। 10 मिनट बाद अर्जुन देव अचानक रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। ये खाली और शांत था, मानो हवा भी बहना रुक गई हो। अर्जुन देव के दिल में अचानक एक असहज भाव आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अशुद्ध चीज का सामना करना पड़ा हो और उसे घृणा महसूस हो रही हो। घूरते हुए अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और इस असहज भावना से छुटकारा पाया। अंधेरे में छिपा हुआ एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने उसे शिकार के रूप में माना था और उसका छिपाने का कौशल शानदार था। अपनी पूरी धारणा के बावजूद भी अर्जुन देव ये भी नहीं बता सके कि दूसरा पक्ष कहाँ है। अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण मूठ पर रखा। उसकी निगाहें छिपे हुए राक्षसी जानवर की तलाश में इधर उधर भटकने लगीं। समय रुकता हुआ लग रहा था। अर्जुन देव अपनी कृपाण मूठ पकड़कर निश्चल रहे। गड़गड़ाहट की स्थिति लगातार बढ़ती रही। उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब उसका प्रतिद्वंद्वी हमला करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, कुछ ही देर में आधा घंटा बीत चुका था। प्रत्याशित दुश्मन अभी भी प्रकट नहीं हुआ। ये एक अत्यंत चालाक राक्षसी जानवर था। वो जानता था कि अपने शिकार की इच्छा को कैसे कम करना है, जिससे अपने प्रतिद्वंद्वी पर बहुत दबाव पड़ता है। बहुत अधिक समय बीत गया। एक पल के लिए अर्जुन देव को अपनी इंद्रियों पर भी शक हुआ। क्या मुझसे गलती हुई? क्या तथाकथित छिपा हुआ राक्षसी जानवर सिर्फ मुझे ज्यादा सोच रहा था? कोई राक्षसी जानवर बिल्कुल नहीं था। अर्जुन देव उस वज्र की स्थिति को बिखेरना चाहते थे जो वो लंबे समय से बना रहे थे। हालांकि जैसे ही उसकी मानसिक स्थिति डगमगाई, उसकी भौहों के बीच लाल रंग के सिंहासन ने एक चमकदार लाल बत्ती छोड़ी, जिससे अर्जुन देव ने इस विचार को छोड़ दिया। दुष्ट राजा के गुप्त खजाने के रूप में लाल रंग का सिंहासन बिना किसी कारण के चेतावनी नहीं देगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मेरी इंद्रियां निश्चित रूप से सही हैं। अर्जुन देव की आंखें शांत हो गईं। उसकी चेतना के समुद्र में लाल रंग के सिंहासन ने तुरंत हिलना बंद कर दिया। चूंकि वे धैर्य से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, तो देखते हैं कौन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। काफी देर बाद अचानक ठंडी हवा चली। उसने जमीन पर कुछ पत्ते उठाए और उन्हें अर्जुन देव की ओर उड़ा दिया। अब और सहन नहीं कर सकने पर क्या ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है? अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसे ठंडी हवा में की को मारने का कोई एहसास नहीं था, इसलिए उसने कुछ उड़ने वाले पत्तों को नजरअंदाज कर दिया। लंबे समय बाद जमीन से 4 ठंडी हवाएं चलीं। उन्होंने बड़ी संख्या में पत्ते उठाए और उन्हें अर्जुन देव की ओर उड़ा दिया। अर्जुन देव का हृदय स्थिर जल की तरह शांत था। उसकी निगाहें अतुलनीय रूप से शांत रहीं। उसका दाहिना हाथ जो कृपाण मूठ पर था हिल नहीं सका। वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। इसके बाद कभी कभी कुछ ठंडी हवाएं चलती थीं, जो अर्जुन देव के विचारों और गड़गड़ाहट की स्थिति को बाधित करने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन देव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे हत्या का कोई इरादा नहीं था। अगर वो जल्दबाजी में काम करता तो वो केवल अपनी गड़गड़ाहट भरी हड़ताल को मिस कर देता। आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। इस समय अर्जुन देव को परेशान करने वाली ठंडी हवा अब दिखाई नहीं दी। वो अजीब सन्नाटा एक बार फिर इस जगह पर उतर आया। अर्जुन देव ने अपने मन में उदासीनता से कहा, ये आ रहा है। भूम!
समतल जमीन से अचानक एक अतुलनीय विंशक बवंडर उठ खड़ा हुआ। आंधी गुस्से से दहाड़ने लगी और जमीन पर पड़े सभी गिरे हुए पत्तों को बहा दिया। गिरते पत्तों ने अर्जुन देव की दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया और आकाश को ढक लिया। एक भयानक और निर्दयी आभा हवा में छिपी हुई थी जब ये अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। गड़गड़ा। अर्जुन देव जो लंबे समय से गड़गड़ाहट की स्थिति बना रहे थे, इसी समय फूट पड़ी। बैंगनी बिजली का एक बोल्ट भाले की तरह आकाश से उतरा, 9 स्वर्गों को छेदते हुए और आकाश को फाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गिरते पत्तों में तुरंत एक लंबी दरार दिखाई दी, जिसने पर्दे के पीछे छिपे हुए मास्टरमाइंड को दिखा दिया। गिरे हुए पत्तों की दरार से अर्जुन देव ने एक विशाल 4 पैरों वाला सांप देखा, जिसकी त्वचा का रंग लगातार बदल रहा था। सांप के सिर पर एक विशाल मुकुट था और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। सांप की खाल का रंग लगातार बदल रहा था। कभी कभी ये गिरे हुए पत्तों का पीला रंग था, तो कभी कभी ये हवा का पारदर्शी रंग था। ये थोड़ा सा अस्पष्ट था, बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। ये वास्तव में एक सांप राक्षसी जानवर था जिसके सिर पर एक मुकुट था। एक मुकुट उगाने वाले सांप को कम से कम 700 साल लगेंगे। इसमें कम से कम 700 साल लगेंगे। अर्जुन देव इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि 700 साल या उससे अधिक का क्या अर्थ है। भूमिगत दुनिया में वो जिस स्कारलेट क्राउन स्नेक से मिला था, वो बहुत ही भयानक था। अर्जुन देव को स्पष्ट रूप से याद था कि ये कितना भयानक था। केवल एक पूंछ के प्रहार के साथ इसने चांदी की युद्धपोत को टुकड़ों में तोड़ दिया था। यदि स्कारलेट क्राउन स्नेक एक राक्षसी जानवर में बदल जाता है तो उसकी ताकत दोगुनी से अधिक हो जाएगी। गिरे हुए पत्तों में दरार जो बिजली से खुल गई थी, धीरे धीरे बंद होने लगी। स्कारलेट क्राउन स्नेक की आकृति धीरे धीरे अर्जुन देव की दृष्टि से गायब हो गई। का जैसे ही गिरे हुए पत्तों में दरार पूरी तरह से बंद हो गई, अर्जुन देव ने तुरंत अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण खींच ली। एक तेज हवा चली, जिससे सभी गिरे हुए पत्ते हवा में बिखर गए। बिजली के अनगिनत चाप हवा में इधर उधर घूमते हुए, गिरे हुए पत्तों से टकराते हुए एक कर्कश आवाज निकालते हुए एक पल में सभी बिखरे हुए पत्ते चूर चूर हो गए। छिपा हुआ स्कारलेट क्राउन स्नेक पूरी तरह से उजागर हो गया था। अर्जुन देव चिल्लाया और उसने अपनी हत्या क्यू को दूसरे पक्ष पर बंद कर दिया। फिर वो हवा में कूद पड़ा। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई और बिजली की तेज गति से प्रहार किया। वुकुई स्वर्ग को हिलाता है। प्राचीन दिव्य वुकुई वृक्ष कहीं से प्रकट हुआ और तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही ये आकाश को ढक लेते हुए पत्तियों से भर गया। ये एक अकेली चोटी की तरह था जब ये गड़गड़ाहट के बल से टूट गया। 100 मीटर लंबा क्राउन स्नेक पानी की बाल्टी जितना मोटा था। जब उसने अपने सिर पर दिव्य वुकुई वृक्ष को उतरते देखा तो उसकी लाल आंखों ने एक लाल रंग की चमक छोड़ी। इसने अपना मुंह खोला और आसपास का तापमान गिर गया। उसके मुंह में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ठंडी रोशनी फट गई और एक तेज बर्फ का स्तंभ बाहर निकला। ची ची। जब बर्फ का स्तंभ वुकुई पेड़ के संपर्क में आया तो वुकुई पेड़ की सतह पर तुरंत पाला पड़ गया। वुकुई पेड़ जो गड़गड़ाहट की निडर शक्ति से भरा हुआ था, वास्तव में अंदर से बाहर तक ठोस रूप से जमे हुए थे। अर्जुन देव की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? वुकुई कृपाण तकनीक एक निश्चित रूप से मारने वाली मार्शल तकनीक है। अप्रत्याशित रूप से ये इस तरह से टूट गया। जब 2 प्रकार की ऊर्जा आपस में टकराती है, यदि किसी भी पक्ष में पूर्ण शक्ति नहीं होती तो एक तीव्र विस्फोट होता। इस तरह के प्रभाव की केवल एक ही संभावना थी। दूसरे पक्ष की बर्फ से जुड़ी ऊर्जा उस बिजली से कहीं अधिक थी जिसे अर्जुन देव उजागर कर सकते थे। गुणवत्ता या मात्रा के बावजूद इसने अर्जुन देव को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, अन्यथा वुकुई ट्री को फटने का मौका मिलता। अर्जुन देव ने डरावनी सोच के साथ सोचा, ये 4 पैरों वाला क्राउन स्नेक कम से कम 1000 साल से जीवित है। ये पहले से ही एक आत्मा है, फिर भी ये बहुत चालाक और धैर्यवान है। क्या है? क्या है? जमे हुए वुकुई पेड़ लगातार टूटने लगे। ये बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिर पड़ा। आसमान में लगातार बादल छाए रहे। अर्जुन देव ने 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक को देखा जब वो अपनी कांटेदार जीभ को अंदर बाहर निकाल रहा था। अर्जुन देव ने दोनों हाथों से उसकी कृपाण की मूठ पकड़ ली और ध्यान केंद्रित किया। वो पहले इतना नर्वस नहीं हुआ था। अर्जुन देव के पास बड़ी ताकत और एक चालाक और सतर्क चरित्र था। ये एक पीक रैंक 6 जानवर था जो 1000 साल तक जीवित था। ये स्कारलेट फ्लेम चीफ से भी अधिक मजबूत था जिससे वो पहले मिला था। बूम! जैसे ही अर्जुन देव पीछे हटने या न जाने में हिचकिचा रहे थे, उनके माथे पर लाल रंग के सिंहासन के निशान में लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। लाल रंग का सिंहासन कहीं से उड़ गया। इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया कर पाते, उनके माथे पर कपड़े की पट्टी अनगिनत टुकड़ों में फट गई। लाल रंग का बादल आकाश में उड़ गया। लाल रंग के बादल के ऊपर अर्जुन देव अनजाने में लाल रंग के सिंहासन पर बैठ गए। जैसे ही कपड़े की पट्टी फट गई, अर्जुन देव की मूल रूप से नाजुक और साधारण आभा तुरंत अजीब हो गई। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके माथे पर लाल रंग के सिंहासन का निशान था। जब उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा तो उन्हें लगा कि वो इस निगाह से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बेशक अर्जुन देव को इस सब के बारे में पता नहीं था,
उसने लाल रंग के बादल पर कदम रखने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। लाल रंग का बादल ठोस लग रहा था। जब उसने उस पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे वो समतल जमीन पर चल रहा हो। लाल रंग के सिंहासन की उपस्थिति ने अर्जुन देव को आश्चर्यचकित कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। ची ची। जैसे ही अर्जुन देव भ्रमित महसूस कर रहे थे, उनके नीचे का लाल रंग का सिंहासन धीरे धीरे उनके शरीर में रिसने लगा। जल्द ही एक चिपचिपा लाल रंग का तरल पदार्थ अर्जुन देव की त्वचा को ढक दिया, जिससे एक लाल रंग का युद्ध कवच बन गया। युद्ध कवच ने अर्जुन देव के पूरे शरीर को ढक लिया, यहाँ तक कि इसने उसके सिर पर एक लाल रंग का हेलमेट भी बनाया, जो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि बैटल आर्मर के अंदरूनी हिस्से अर्जुन देव की त्वचा में कोशिकाओं से कसकर जुड़े हुए थे। ये ऐसा था जैसे ये मांस और खून से बना हो। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के मोटे अंग जमीन पर खड़े थे। उसकी लाल आंखें अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं। जब 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक ने अर्जुन देव को लाल रंग के बादल पर देखा तो उसकी त्वचा का रंग बदलना शुरू हो गया, जो हवा में विलीन हो गया। हालांकि गिरे हुए पत्तों के आवरण के बिना जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उन्हें एक धुंधला सिलुहट धीरे धीरे अपने चारों ओर घूमते हुए दिखाई दिया। जब लाल रंग के सिंहासन से जो युद्ध कवच बन गया था वो प्रकट हुआ तो अर्जुन देव को लगा कि उनकी रक्षा 50% से अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा उसकी ताकत और गति भी बढ़ गई थी। ये ऐसा था जैसे उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक अटूट मात्रा थी। उनकी समग्र युद्ध क्षमता में 50% की वृद्धि हुई थी। प्राचीन दुष्ट राजा द्वारा परिष्कृत ये खुफ्ता खजाना वास्तव में अथाह है। हालांकि इस बैटल आर्मर की मदद से इस 1000 साल पुराने क्राउन स्नेक को हराने की मेरी संभावना 50% तक बढ़ जानी चाहिए। अर्जुन देव ने पीछे हटने के किसी भी विचार को पूरी तरह से दूर कर दिया। अब जब उसके पास जीत की 50% संभावना थी तो उसे पूरी तरह से बाहर जाना चाहिए। अर्जुन देव चिल्लाया और लाल रंग के बादल से नीचे कूद पड़ा। फिर वो जल्दी से जमीन पर धुंधले सिलुहट की ओर दौड़ा। हूची! एक विशाल हवा का ब्लेड कहीं से भी प्रकट हुआ। अतुलनीय रूप से तेज हवा के ब्लेड ने हवा को आधा काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े का कोई टुकड़ा फट गया हो। क्या आदमी है! उन्होंने वास्तव में 2 विशेषताओं को समझ लिया। अर्जुन देव ने अपने पैरों से जमीन से धक्का दिया और एक विस्फोटक बल बाहर निकला। एक पल में उसका शरीर 100 मीटर से अधिक बढ़ गया, इससे पहले कि वो एक बड़े पेड़ पर उतरे। अर्जुन देव ने जिस समय को छोड़ा उसके बाद की छवि को जमीन पर छोड़ने के बाद, इससे पहले कि वो बिखर पाती, वो हवा के ब्लेड से चकनाचूर हो गई। निडर विंड ब्लेड की गति कम नहीं हुई। इसने उसके पीछे एक बड़े पेड़ को आधा काट दिया। पेड़ का कट दर्पण की तरह चिकना था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि हवा के ब्लेड कितने संघनित और शुद्ध थे। 1000 मीटर की दूरी तक उड़ने के बाद हवा का विशाल तेज धार अर्जुन देव के चरणों में पहुंचा और धीरे धीरे गायब हो गया। अंत में ये एक निडर हवा में बदल गया जो अनगिनत गिरे हुए पत्तों को दूर तक ले गई। इससे पहले कि अर्जुन देव आश्चर्यचकित होते, उनके नीचे के पेड़ से ठंड की एक लड़ी लब तक फैल गई। पलक झपकते ही वो अर्जुन देव के चरणों में आ गई। चौंक कर अर्जुन देव जल्दी से नीचे कूद पड़े। जैसे ही वो उतरे, एक हवा का ब्लेड कहीं से भी प्रकट हुआ। इसने अर्जुन देव की स्थिति का सटीक आकलन किया। अर्जुन देव बुरी तरह से हवा में कूदे और जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि वो उठ पाते, जमीन पर असीम ठंड ने ठंडी क्यू छोड़ी। इसने एक घेरा बनाया और तेजी से अर्जुन देव की ओर बढ़ा। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो ठंडी क्यू ने जमीन पर बर्फीला कोहरा पैदा कर दिया। इसने उसके चारों ओर 1 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को ढक लिया, जिससे उसे खड़े होने की कोई जगह नहीं मिली। कितना घृणित! असहाय अर्जुन देव केवल हवा में छलांग लगा सकता था ताकि ठंडी क्यू उसे बांधने से रोक सके। बूम! जैसे ही ठंडी क्यू इकट्ठी हुई, आसपास का तापमान कई 100 डिग्री गिर गया। जहां अर्जुन देव पहले खड़े थे, वहां से बर्फ का एक विशाल स्तंभ ऊपर उठा, जिस दिशा में उन्होंने छलांग लगाई थी। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक ने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इसने अर्जुन देव को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। उसकी मुट्ठी में सब कुछ था। इन हमलों का आपस में गहरा संबंध था। वो अर्जुन देव को एक मृत अंत में मजबूर करना चाहता था। उसे हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। कितना चालाक 1000 साल पुराना राक्षसी जानवर है। जब अर्जुन देव ने बर्फ के खंभे को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं अब और पीछे नहीं रट सकता, अन्यथा मेरे सामने आने वाला खतरा और भी बढ़ जाएगा। की ने वुकुई को तोड़ दिया। अर्जुन देव चिल्लाए और ऊपर काले बादल लगातार मंथन करने लगे। बिजली की एक लहर ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे अर्जुन देव की आभा बढ़ गई। घने बैंगनी कृपाण की का एक किनारा कहीं से भी दिखाई दिया। अर्जुन देव इस बात से अनजान थे। स्कारलेट बैटल आर्मर में नरसंहार की शेष स्थिति जल्दी से कृपाण तकनीक में विलीन हो गई। क्या है? क्या है? की ब्रेक्स वुकुई की शक्ति ने अर्जुन देव को चौंका दिया।
इसने वास्तव में आकाश में उड़ने वाले बर्फ के खंभे को आसानी से आधा कर दिया। नरसंहार की स्थिति को मिलाने के बाद अर्जुन देव की स्पिरिट ऑफ वुकुई एक खजाने की कृपाण की तरह थी जिसे फिर से तैयार किया गया था। कृपाण की तीक्ष्णता 50% बढ़ गई थी। जब अर्जुन देव ने बर्फ के 2 हिस्सों को हवा में टूटते हुए देखा तो उनके दिल में एक असीम हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। अर्जुन देव की टकटकी की को मारने से भरे हथियार की तरह थी। हर जगह उसकी निगाहें गुजरी, हत्या का इरादा ठोस लग रहा था जिससे किसी का दिल डर से कांप रहा था। मार डालो, वुकुई स्वर्ग को हिलाता है, अर्जुन देव ने चिल्लाया और वुकुई ब्रेक्स द हेवंस को फिर से मार डाला। एक बैंगनी दिव्य वुकुई पेड़ कहीं से भी दिखाई दिया। बैटल आर्मर में नरसंहार की स्थिति तुरंत इसमें विलीन हो गई। अर्जुन देव ने विशाल वृक्ष के आंतरिक भाग में अनगिनत मध्याह्न रेखाओं को बहते हुए देखा। वे रक्तवाहिकाओं की तरह दिखते थे। थोड़ी देर बाद हरे भरे पेड़ पर अनगिनत लाल रंग के वुकुई फूल खिल गए। विशाल पेड़ तुरंत भयानक और भयानक हो गया। बहुत अजीब लग रहा था। आसपास की ठंडी की एक बार फिर 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के भयानक मुंह में इकट्ठी हो गई। ठंडी रोशनी से संघनित एक बर्फ का खंभा फिर से दिव्य वुकुई पेड़ की जड़ों से टकराया। अनंत ठंडी हवा पेड़ के नीचे से पेड़ के तने के शीर्ष तक फैलने लगी, लेकिन इस बार ठंडी की गॉड पेड़ के अंदर घुसने में असमर्थ थी। वुकुई पेड़ को पूरी तरह से जमने नहीं दे सकता था। नरसंहार की स्थिति बर्फ को वुकुई पेड़ में टूटने नहीं देगी। कच्चा कच्चा। थोड़ी देर बाद वुकुई पेड़ की सतह जो बर्फ से ढकी हुई थी धीरे धीरे टूट गई। टूटी हुई बर्फ के टुकड़े गिर गए। हालांकि वुकुई पेड़ जिसमें बिजली का बल था अभी भी सही स्थिति में था, क्योंकि यह विहिंसक रूप से दबाया जा रहा था। बूम! दिव्य वृक्ष नीचे उतरा, अपने साथ गड़गड़ाहट और बिजली की निरंतर शक्ति लेकर आया। इसने आकाश में धुंधले सिलुएट पर बेरहमी से दबाया। विशाल 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक ने एक दर्दनाक दहाड़ निकाली। इसका शरीर पूरी तरह से अर्जुन देव की दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ। इसकी त्वचा टिमटिमाती बिजली से ढकी हुई थी। बिजली में निहित लक्षित इरादा बर्फ की सुरक्षा की परतों को आसानी से फाड़ देता, जैसे कि वे टोफू थे। एक पल में 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक की सुरक्षा उखड़ गई। इसने अर्जुन देव की चाल को आमने सामने लेने के लिए अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल किया। इसके स्केल्स फट गए और अनगिनत काले रक्त की बूंदें उसकी त्वचा से बाहर निकल गईं। घावों में अभी भी हल्की बिजली टिमटिमाती हुई देखी जा सकती थी। ऐसा लगता था कि राज्यों को भी ग्रेड में बांटा गया था। नरसंहार की स्थिति स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की स्थिति से अधिक मजबूत थी। हालांकि नरसंहार की स्थिति का संलयन अन्य स्थितियों के संलयन की तुलना में बहुत आसान था। अर्जुन देव आसानी से गड़गड़ाहट की स्थिति को भर सकते थे। क्या इसका मतलब ये था कि विभिन्न स्टाइल की स्थितियों का संलयन एक ही स्टाइल की स्थितियों के संलयन से आसान था? उदाहरण के लिए हवा की स्थिति और बादल की स्थिति या पहाड़ की स्थिति और बादल की स्थिति का संलयन ऊर्जा आधारित अवस्थाएं थीं। उन्हें मिलाना बहुत मुश्किल था। हालांकि नरसंहार और ऊर्जा आधारित राज्यों की स्थिति को मिलाना आसान था। हालांकि उन्हें विनाश, जीवन और प्रकृति की अवस्थाओं के साथ मिलाना अधिक कठिन होगा, जो नरसंहार की स्थिति के समान थे। ऐसा लग रहा था कि राज्यों में शामिल ज्ञान और तरीके अर्जुन देव की कल्पना से कहीं अधिक जटिल थे। हालांकि इसने अर्जुन देव की सोच के लिए एक नया द्वार खोल दिया। ये विचार अर्जुन देव के मन में कौंध गए, लेकिन उन्होंने इनके बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। इस समय वो अभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बीच में था। ये स्पष्ट रूप से इस समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था। लड़ाई के बाद इसके बारे में सोचना बेहतर होगा। दर्द के तहत 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक ने एक गुस्से में दहाड़ निकाली। उसकी कांटेदार जीभ लगातार अंदर बाहर फड़फड़ाती रही। हुची! एक लाल बत्ती चमकी। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के लाल जीभ बिजली के बोल्ट की तरह थी। ये इतना तेज था कि किसी के विचार इसकी गति के साथ नहीं चल सकते थे। अर्जुन देव का दिल कड़ा हो गया और वो जल्दी से बगल में चले गए। हालांकि वो जीभ बहुत तेज थी। लंबा लाल सांप उसके दिल में तब घुस गया जब वो केवल 10 सेंटीमीटर दूर था। अर्जुन देव की नसों के हर इंच में एक दिल दहला देने वाला दर्द फैल गया। क्रोधित अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई और उस जीभ को काट दिया जो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने बेरहमी से इसका एक बड़ा हिस्सा काट दिया। तीव्र दर्द ने अर्जुन देव के सार के संचलन को बाधित कर दिया। गुरुत्वाकर्षण मंत्र तुरंत बिखर गया और अर्जुन देव का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हू! जैसे ही अर्जुन देव जमीन पर गिरने वाले थे, दूर से लाल बादल उड़ गया और उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन देव शौक या दर्द से परेशान नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने शरीर को छेद करने वाली लंबी लाल जीभ को बाहर निकाला।
उसकी छाती पर तुरंत एक भयानक छेद दिखाई दिया और खून बहने लगा। जी लाल युद्ध कवच अचानक लड़खड़ाया और भयानक छेद नंगन आंखों को दिखाई देने वाली गति से जल्दी से ठीक हो गया। पलक झपकते ही ये पूरी तरह से ठीक हो गया। घाव ठीक हो गया था। हालांकि अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी जीवन शक्ति बहुत कुछ खत्म हो गई है। ये देखकर अर्जुन देव चौंक गए। अप्रत्याशित रूप से ये सिंहासन मेरी चोटों को इलाज करने के लिए मेरी जीवन शक्ति का बलपूर्वक उपयोग कर सकता है। जीवन शक्ति एक व्यक्ति के जीवन काल के बराबर थी। अर्जुन देव के इलाज के लिए जिस जीवन शक्ति का उपयोग किया गया था उसने उनके जीवन काल को 1 वर्ष से अधिक कम कर दिया था। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और इन विचारों को दबा दिया। वो लाल बादल से नीचे कूद पड़ा और विंड वॉक शूज को सक्रिय किया। फिर उन्होंने लगातार 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक से लड़ाई की। नरसंहार की स्थिति की सहायता से अर्जुन देव 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम थे। कभी कभी अर्जुन देव द्वारा अपने प्रतिद्वंदी के आक्रमण को तोड़ने के बाद बिजली की रोशनी उनके प्रतिद्वंदी के शरीर पर घाव भी छोड़ देती थी। एक आदमी और एक जानवर ने जंगल में एक गहन युद्ध शुरू किया। तेज हवा चली, बिजली चमकी और हर जगह बर्फ फैल गई। युद्ध का मैदान बड़ा और बड़ा होता गया। जब आसपास के पेड़ युद्ध के शदम की लहरों से टकराए तो वे तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गए। तेज हवा में नृत्य कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक की ठंडी क्यूई ने जमीन पर मिट्टी को जमा दिया। ये बहुत भंगुर हो गया। जब उस पर एक पत्ता गिरता था तो वो फट जाता था और धूल का बादल किक करता था। वो कोई ब्लॉसम। अर्जुन देव ने मौके का फायदा उठाया और वो कोई ब्लॉसम को अंजाम दिया। वो कोई ब्लॉसम में आए नरसंहार ने एक लाल रंग का वो कोई फूल पैदा किया जिसमें अर्जुन देव लपेट गया। बैंग बैंग बैंग। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक ने इस कदम की ताकत को महसूस किया। इसने तेज हवा के ब्लेड और बर्फ के तीर उगल दिए जो लगातार लाल रंग के वुकुई फूल की सतह पर प्रहार कर रहे थे। फूल की कली के भीतर अर्जुन देव के आंतरिक अंग हिल गए। उसकी क्यूई और खून बह गया और उसके मुंह के कोने से खून निकल गया। हालांकि अर्जुन देव ने इसे सहन किया और अपने मेरिडियन के माध्यम से अपने सार को प्रसारित करना जारी रखा। उन्होंने वुकुई ब्लॉसम को निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित किया। बूम! लाल रंग का फूल अचानक खिल गया। लाल रंग की पंखुड़ियां हवा में खिल गईं। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और पंखुड़ियों से अनगिनत लाल रंग की रोशनी गिर पड़ी। जब वे उसके शरीर पर उतरीं तो उसकी गति माख 3 तक पहुंच गई। जैसे ही पंखुड़ियां हवा में भर गईं, अर्जुन देव का कृपाण प्रहार बेहद खूबसूरत था। ये एक प्रकाश की किरण की तरह चमक रहा था। 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के कमजोर बिंदु पर एक विशाल खूनी छेद दिखाई दिया। लूनर शैडो कृपाण की निडर ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकली। बैंग! जैसे ही अर्जुन देव ने खुद को स्थिर किया, 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक की विशाल पूंछ हवा में उड़ गई। इसने अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया, जिससे उन्हें मुंह से खून की उल्टी हुई। अर्जुन देव के दर्द भरे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से हाथ की सील बनाई और चिल्लाया, वो कोई स्वर्ग का समर्थन कर रहा है। लाल रंग की पंखुड़ियों ने हवा को भर दिया और हवा में एक लाल रंग की नदी का निर्माण किया। वे 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के घाव से होकर बह गए और जल्दी से उसके शरीर में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग का वुकुई पेड़ 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के कमजोर बिंदु पर बेतहाशा बढ़ गया। अनगिनत जड़ें उसके शरीर में फैल गईं, मजबूती से जड़ें जमा लीं। दिव्य वुकुई वृक्ष ने 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे वह अपने स्वयं के पोषण में बदल गया। पलक झपकते ही दिव्य वुकुई वृक्ष ने आकाश को ढक लिया और सूर्य को ढक लिया। अनगिनत शाखाएं उगाईं जिन्होंने लाल रंग के वुकुई फूल पैदा किए। वे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। अर्जुन देव ने अपने पैरों से लाल रंग के बादल को दूर कर दिया और उनका शरीर तेजी से ऊपर उठ गया। आकाश में अंतहीन गड़गड़ाहट के बादल लगातार मंथन कर रहे थे। अर्जुन देव के सिर के ऊपर धीरे धीरे एक दिव्य वृक्ष उगने लगा। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए इस कदम का उपयोग करूंगा। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। जैसे ही दिव्य वृक्ष पूरी तरह से बड़ा हुआ, आकाश में बिजली की एक धरती को चकनाचूर करने वाली लाल रंग की धार दौड़ गई। अर्जुन देव के हाथ में चंद्र छाया कृपाण ने एक चमकदार लाल रंग की कृपाण रोशनी जारी की। प्रकाश की लाल किरण जल्दी से लंबी हो गई। 4 पैरों वाला क्राउन स्नेक, जो वुकुई पेड़ के पास जमीन पर जड़ें जमा चुका था और हिलने डुलने में असमर्थ था, ने अपनी लाल आंखों में डरावनी और निराशा की अभिव्यक्ति प्रकट की। मर जाओ! अचानक 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के शरीर पर एक लाल रंग की रोशनी चमकी। लंबे समय तक लाल रंग की रोशनी फीकी पड़ने के बाद 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक का विशाल शरीर आधा हो गया। इसे बीच से 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। अपने टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ आकाश से अंतहीन काले खून की बारिश हुई।
वो कोई ब्रेक्स द हेवंस को निष्पादित करने के बाद अर्जुन देव के शरीर पर लाल रंग का युद्ध कवच तुरंत उनके मांस से अलग हो गया। फिर ये धीरे धीरे लड़खड़ाकर एक लाल रंग की रोशनी में बदल गया। फिर ये लाल रंग के सिंहासन में बदल गया। अंत में इसमें निहित नरसंहार की स्थिति बहुत कम थी। अर्जुन देव ने इसे पहले ही खत्म कर दिया था। पू अर्जुन देव थक कर जमीन पर उतरा। वह तुरंत लेट गया। 1000 साल पुराने मिजोलिक जानवर के साथ लड़ाई बहुत थका देने वाली थी। इसके अलावा नरसंहार की स्थिति का उपयोग करने से एक मजबूत दुष्प्रभाव पड़ा। अब भी अर्जुन देव के सिर में अभी भी बहुत चक्कर आ रहे थे। अभी आराम करने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने खुद को संभाला और जल्दी से उठ गया। वह 4 पैरों वाले क्राउन स्नेक के शव के पास चला गया। हूची लाल बत्ती के गोले जो नग्न आंखों से अदृश्य थे, तेजी से अर्जुन देव के माथे पर सिंहासन के निशान की ओर उड़ गए। ये रैंक 5 राक्षसी जानवर से कम 100 अधिक था। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ये समझ में आया, ये जितना अधिक समय तक जीवित रहा उतना ही अधिक उसने मार डाला। अर्जुन देव के चेतना के सागर में लाल रंग के सिंहासन ने लालच से नरसंहार के इरादे को अवशोषित कर लिया। आखिरकार क्योंकि बहुत अधिक लाल बत्ती थी, ये मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांप सकता था। जैसे ही लाल रंग का सिंहासन कांप रहा था, अर्जुन देव के थके हुए शरीर को एक अवर्णनीय लापरवाह एहसास हुआ। इससे उसका शरीर और दिमाग काफी बेहतर महसूस हुआ। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को लाल रंग के सिंहासन में डाल दिया। अंदर की छोटी सी दुनिया में एक सुनहरा देवता आकाश में ऊंचा तैर रहा था। ये वो आध्यात्मिक चिन्ह था जिसे अर्जुन देव ने वहां छोड़ा था। भूमिगत एक बार खून का असीम समुद्र अब सूखा और संकरा था। जो कुछ बचा था वो 5 मीटर चौड़ा लाल रंग का पोखर था। ये रैंक 6000 साल पुराने राक्षसी सांप को अवशोषित करने का परिणाम था। पहले लाल रंग के तरल की केवल कुछ बूंदें थीं, ये और भी दयनीय था। धीरे लें, अर्जुन देव जल्दी में नहीं थे। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और अपनी निगाहें राक्षसी सांप की लाश पर केंद्रित कर दीं। उसके इकट्ठा करने के लिए कई खजाने इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव ने 4 पैर वाले क्राउन स्नेक के राक्षसी कोर को निकाला और एक तेज चाकू निकाला। फिर उसने राक्षसी सांप के तराजुओं को काटना शुरू कर दिया। ये तराजू स्वतंत्र रूप से रंग बदल सकते थे। वे जादू के खजाने को परिष्कृत करने के लिए शीर्ष श्रेणी की सामग्री थे। सांप पित्ताशय की थैली, 4 पैर और उसके सिर पर मुकुट भी था। वे सभी अच्छी चीजें थीं। सब कुछ साफ करने के बाद अर्जुन देव को एक बड़ा पेड़ मिला और उसने अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद अर्जुन देव ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी और महत्वपूर्ण आंतरिक चोटों का सामना किया था। ये विशेष रूप से राक्षसी सांप की पूंछ के अंतिम स्विंग के लिए था। अनुमानित 25,000 किलोग्राम बल था जिसे अर्जुन देव को सहना पड़ा था। यदि लाल रंग के बैटल आर्मर के अपनी रक्षा को 50% तक बढ़ाने और उसकी उच्च वसूली दर में वृद्धि नहीं होती तो उस स्विंग ने उसके सभी आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया होता। अर्जुन देव ने एक मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला और धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन प्रसारित किया। मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन में अनंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने अपने डेंटियन में की भंवर में डाल दिया। बैंगनी की भंवर में तरल धीरे धीरे टपकने लगा। 12 घंटे के बाद की भंवर में तरल रस आखिरकार भर गया। अर्जुन देव ने अपने क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों को पोषण देने के लिए जल्दी से पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन प्रसारित किया और आधे दिन के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार इस लड़ाई के सभी नतीजों को साफ कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसके मोहक रूप से सुंदर और गोरे चेहरे ने अपना रंग वापस ले लिया और अब घातक रूप से पीला नहीं था। जो कोई भी उसे देखता था आसानी से मोहित हो जाता था। अर्जुन देव ने उठकर धूसर आकाश की ओर देखा। फिर उसने रैंक 6 राक्षसी जानवरों को मारने की अपनी यात्रा फिर से शुरू की और नरसंहार की स्थिति की ताकत देखी। अर्जुन देव मजबूत राक्षसी जानवरों को मारने में और भी अधिक रुचि रखने लगा। उसे अपने नरसंहार की स्थिति को मजबूत करने के लिए और अधिक राक्षसी जानवरों को इकट्ठा करना पड़ा। ठीक इसी तरह अर्जुन देव 2 दिनों के लिए इंक वन की परिधि पर रहे, इससे पहले कि वो वापस लौट आए, जहां ज्याओ भाटिया और चांदी के बख्तर वाले योद्धा थे। 2 दिनों में 12 राक्षसी आत्मा संसार, राक्षसी जानवर, चेन सबसे कम, अर्जुन देव, 1 पशु, 2, 1 और 1 थी। यदि अर्जुन देव युद्ध जारी रखते तो वो अब खेती नहीं करते, बल्कि वो अपने भविष्य को नष्ट कर रहे होते। शरीर सब कुछ का आधार था। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन या 2 चांदी के बख्तर वाले योद्धाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन 2 दिनों में राक्षसी जानवरों के कोई निशान नहीं थे। हालांकि जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और भाटिया को नहीं देखा तो उन्हें लगा कि ये अजीब है। स्पिरिट ब्लड जेड की इंद्रियों ने उन्हें बताया कि भाटिया उनसे 10 मीटर के भीतर है। वो उसे कैसे नहीं देख सकता था।
अर्जुन देव धीरे से उछले और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के मुहाने पर पहुंचे। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने आखिरकार भाटिया को देखा। अर्जुन देव ने केवल भाटिया को लगातार इधर उधर कूदते हुए देखा। हालांकि कढ़ाई 6 मीटर लंबी थी, चाहे कुछ भी हो जाए ये कूद नहीं सकता था। रोंग रोंग का प्यारा चेहरा संदेह से भरा था। वो अपना सिर खुजलाती रही, वो इसका पता नहीं लगा सकी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उस लौकी को देखा जो किनारे पर गिर गई थी। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। छोटा आदमी कढ़ाई के मुंह पर नशे में धुत हो गया होगा और अंदर गिर गया होगा। कढ़ाई का आंतरिक स्थान निश्चित रूप से स्थानिक संरचनाओं के साथ पंक्तिबद्ध था। ये अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। अगर अर्जुन देव भी गिर जाते हैं तो भी उन्हें आउट होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती। भाटिया बाहर कैसे कूद सकता है? भाटिया ने जब अर्जुन देव को कढ़ाई के मुंह पर देखा तो उसने तुरंत खुशी की झलक दिखाई। उसने अर्जुन देव की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उनकी छाती पर स्पिरिट ब्लड जेट प्रकाश से चमक उठे। भाटिया को चूस रहे थे। यीहा! भाटिया स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर आया और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन की ओर इशारा करते हुए वो चिल्ला रहा था। इसका सार ये था कि ये कढ़ाई बहुत भयानक, बहुत बुरी, बहुत डरावनी थी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए डांटा, चलो देखते हैं कि क्या आप भविष्य में भी पीने की हिम्मत करते हैं। चूंकि आपको शराब पीना बहुत पसंद है, इसलिए आपको नशे में होने के परिणामों को जानना चाहिए। आपने ये भी कहा था कि आप इस कढ़ाई की रक्षा करने में मेरी मदद करेंगे। अंत में आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने घायल भाटिया को नीचे गिराया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लापरवाही से एक पेड़ मिला जिसे वो अपनी कृपाण से काट सकता था। उसके बाद उसने एक नक्काशीदार चाकू निकाला और जल्दी से एक जीवंत उड़ने वाले पक्षी को तराशा। फिर उसने उस पर लकड़ी की छेलन को धीरे से फूंक मारी, जिससे नक्काशी और भी अधिक यथार्थवादी लगने लगी। ऐसा लगता है कि मेरा नक्काशी कौशल पीछे नहीं पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यिंग यू मेरे द्वारा उसे दी गई नक्काशी से संतुष्ट है। अर्जुन देव अपनी मुस्कान वापस लेने से पहले धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जीवन बेस्टोवल मंत्र। लकड़ी का पक्षी तुरंत जीवित हो गया। अर्जुन देव के नियंत्रण में उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद ये तेजी से इंक वन के निकलने की ओर उड़ गया। जब तक कि ये वन के लिए लकड़ी की नक्काशी नहीं थी, तब तक सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव केवल इस पक्षी का उपयोग आगे की खोज करने के लिए करना चाहते थे, इसलिए आध्यात्मिक लकड़ी का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस जंगल में आध्यात्मिक भावना बहुत प्रतिबंधित थी, हालांकि लाइफ बेस्टोवल स्पेल उतना प्रतिबंधित नहीं था। 1 घंटे के बाद लकड़ी का पक्षी लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरा और बाहर का दृश्य देखा। राजसी गहन आइस पैलेस अभी भी अपने मूल स्थान पर था। प्रवेश द्वार पर कई किसान पहरा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। अर्जुन देव ने लकड़ी के चिड़े पर निशान छोड़कर दीवार पर रोक दिया। वो बुदबुदाया, पहले ही 5 दिन हो चुके हैं। अप्रत्याशित रूप से लोगों का ये समूह नहीं गया। हालांकि यदि आप मेरे साथ धैर्य से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप निराश होंगे। समय दिन ब दिन बीतता गया। अर्जुन देव दिन में राक्षसी जानवरों का शिकार करते और रात में ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की खेती करते। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत विरल थी। ये पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए अर्जुन देव केवल शरीर को तड़का देने की खेती की तकनीक विकसित कर सकते थे। संयोगवश ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट स्मॉल परफेक्शन से थोड़ा कम था। वो इस अवसर का उपयोग सफलता हासिल करने के लिए कर सकता है। जाहिर है कि अर्जुन देव को कोई जल्दी नहीं थी। आधे महीने बाद अर्जुन देव अचानक चिल्लाया। उसके शरीर की सारी हड्डियां लगातार चटकने लगीं। एक खिंची हुई आभा आकाश की ओर बढ़ी और काले धुएं को बिखेर दिया। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की चौथी परत, ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच गई थी। अर्जुन देव ने छलांग लगाई और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन के सामने पहुंचे। फिर उन्होंने लापरवाही से मुक्का मारा। बैंग! ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रन ने एक दबी हुई आवाज दी। आगे बढ़ते ही कढ़ाई कांप उठी। इसके रास्ते में आने वाले सभी पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। लंबे समय के बाद कढ़ाई जमीन पर जोर से गिरी। 3 कढ़ाई के पौधे 1 मीटर जमीन में धंस गए। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी खींची और धीरे से कहा, स्मॉल परफेक्शन के बाद मेरी शक्ति में 5000 किलोग्राम बल की वृद्धि हुई। अभी भी 2 और ग्रेट परफेक्शन और पीक ग्रेट परफेक्शन है। उसके बाद ये ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट पूर्णता तक पहुंच जाएगा। उस समय मेरे एक आकस्मिक मुक्के में 25,000 किलोग्राम बल होना चाहिए। एक पूर्ण शक्ति हड़ताल 50,000 किलोग्राम की होनी चाहिए। मुझे अपने दाहिने हाथ पर शेष 3 एक्यूपॉइंट खोलने में सक्षम होना चाहिए।
हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।